चलिए सभी भाई बहन का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीपीएससी में अब तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देख रहे थे। इसी कड़ी में आज हमारा सेकंड लेसन है और हम शुरुआत किए थे भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो ये हमारा क्या आपको सेकंड लेसन है और इसमें आज हम जो टॉपिक को शामिल करने वाले हैं उसमें आपको 4 टॉपिक शामिल है। पहला जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची से देखेंगे कि अभी तक आपका भारतीय संविधान की अनुसूची से अभी तक बीपीएससी में किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और आपको क्या क्या जानना आवश्यक है। चलिए जितना भी भाई बहन जुड़ गए हैं सबका स्वागत है यहाँ पर है। आइए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। मतलब कि अनुसूची की संख्या कितना है, शुरुआत में अनुसूची की संख्या कितना था, वर्तमान में कितना है और कौन कौन सा अनुसूची या शेड्यूल में किस चीज के बारे में वर्णन है, वहां से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। मतलब सिंपल ये बोलता है कि राज्यसभा में सीट के आवंटन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा गया कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोग के शासन और हित की सुरक्षा से संबंधित है। तो हम क्या देख रहे हैं, तीसरा अनुसूची, चौथा अनुसूची और 5वां अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आते हैं भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है। तो मतलब कि बोल सकते हैं डिफेंस किसके अंतर्गत आता है, रक्षा किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा किसके अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। यहाँ पर है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो यहाँ समझेंगे संघ सूची क्या होता है, समवर्ती सूची क्या होता है, राज सूची क्या होता है और कौन कौन में क्या विषय आपको डाला गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलान करना है कि संघ सूची में कितना विषय है, राज सूची में कितना विषय है और समवर्ती सूची में कितना विषय है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। फिर अगला पूछा गया निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। समझ में आ गया। तो मतलब कि देखिए क्या है, ये आपको था संविधान के अनुसूची से पूछा जाने वाला प्रश्न। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि संविधान में अनुसूची होता क्या है। जैसे आप कोई किताब देखते हैं तो किताब समझिए क्या है कि आपका संविधान, किताब जो हो गया, किताब क्या होता है आपको संविधान होता है। किताब में जो चैप्टर होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है, फिर क्या है कि आपका हीट है, तो वो क्या है आपका बोल सकते हैं कि जो चैप्टर हो गया, क्या बोले चैप्टर हो गया, वो संविधान का क्या हो गया आपको भाग हो गया। और फिर क्या होता रहता है इलेक्ट्रिसिटी में ही भाव तीर दे दे के बहुत सारा पॉइंट लिखा रहता है, जो पॉइंटर है वो क्या हो गया आपको अनुच्छेद हो गया, क्या हो गया आपको अनुच्छेद हो गया। और जो चैप्टर अनुच्छेद में जो चीज को नहीं डाला जा सका उसको बाद में एडिशनल डिटेल नहीं होता कि बाहर से पेज लगा के हम लिखते हैं, उसको बोला गया कि आपको अनुसूची, क्या बोला गया अनुसूची बोला गया, अनुसूची बोला गया। तो सुनिएगा जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो चैप्टर की बात करते हैं कितना था, 22 था। बाद में एक घटाया गया, 4 जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितना है 25 है। अनुच्छेद की बात करते हैं 395 अनुच्छेद मूल संविधान में था और वर्तमान में आपको 450 से अधिक है। अनुसूची की बात करते हैं, इसमें शुरुआती में 8 अनुसूची था, अब बाद में कितना इसमें 4 को और जोड़ा गया तो कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है। अब देखिए चाहे अनुच्छेद 1, चाहे अनुसूची 1, चाहे भाग 1, इस सब में चर्चा क्या है, भारत और भारत के क्षेत्र के बारे में, जो भारत देश है इसके क्षेत्र के बारे में आपको चर्चा है। ठीक है, आगे यहाँ पर आते हैं तो समझते हैं क्या कि देखिए जो यहाँ पर बताएं कि क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो कितना था 8 था। पूछेगा कि वर्तमान में संविधान में कितना अनुसूची है 12 है। तो फिर पूछेगा कि कितना जोड़ा गया, तो 4 अनुसूची जोड़ा गया। देखिए 1 से 8 तक एक जैसा याद करना होता है और फिर 4 को क्या है एक जैसे याद करना होता है। तो जल्दी से इसको याद करवाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए पहला अनुसूची की बात करते हैं, दूसरा की बात करते हैं, तीसरा की बात करते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां तक, इसको एक साथ याद कर लेते हैं। देखिए पहला अनुसूची भाग अनुच्छेद कुछ भी बोले, सब में क्या है भारत क्षेत्र के बारे में, भारत और उसके क्षेत्र, भारत एवं उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा है, उसके क्षेत्र, इसी को बोलता है
कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि हमारे यहाँ 28 राज्य है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि देखिए समय के अनुसार थोड़ा बदलता उलटता रहता है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको है। दूसरा क्या बोलता है कि जो संघ है, जो संघ या राज्य हो गया, उसको चलाने के लिए अधिकारी चाहिए। तो अधिकारी फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो अधिकारी को क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न अधिकारियों के वेतन, भत्ता और क्या है, पेंशन के बारे में आपको चर्चा है। अब वेतन भत्ता पेंशन बात हो जाएगा, तो अधिकारी जाएगा, जैसे आप लोग नौकरी पे जाते हैं तो पहले पूछते हैं कितना पैसा मिलेगा, और तब उसके यहाँ पढ़ाने जाते हैं, अगर ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो यहाँ पर क्या है कि वेतन भत्ता पेंशन की जब चर्चा हो गया, तो अगला क्या होगा, इसमें शपथ ग्रहण के बारे में, विभिन्न अधिकारियों के शपथ ग्रहण। जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, तो इनका जो शपथ ग्रहण की चर्चा है, आपको किस में है, आपको 3 में है। क्या बोले कि भारत एवं उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा, भाग 1 अनुसूची 1 बोलता है। 2 बोलता है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन के बारे में चर्चा है, और 3 बोलता है शपथ ग्रहण के बारे में। ये दोनों में गड़वाइए के याद रखिएगा कि पहले क्या है कि नौकरी करने से पहले आप ये जानना चाहते हैं कितना पेमेंट मिलेगा, और तब जाते हैं नौकरी करने, तब वहां शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, भारत एवं उसके क्षेत्र, भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू कश्मीर को हाल ही में राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, तो इससे कौन सा अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो किसमें परिवर्तन होगा, आपको अनुसूची 1 में क्या होगा, आपको परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, कानून बनाने के लिए जो आपका होता है संसद, तो संसद में 2 घर होता है। संसद की अगर हम बात करते हैं, संसद में आपका 2 घर होता है, एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा को यहाँ करना है, भूल जाना है, यहाँ फोकस करना है राज्यसभा। तो राज्यसभा में देखिए हमारे यहाँ क्या है कि 250 गो मैक्सिमम सीट हो सकता है राज्यसभा में। कौन राज्य और कौन केंद्र शासित प्रदेश से आपको यहाँ पर आएंगे राज्यसभा में सदस्य, उसके बारे में चर्चा है। अब देखिए जहां जहां आपको केंद्र शासित प्रदेश में आपको विधानसभा होगा, वहां वहां से राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं। मतलब सभी केंद्र शासित प्रदेश से आपको सदस्य नहीं चुने जाएंगे। जैसे दिल्ली की बात करते हैं, पुदुचेरी की बात करते हैं, फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर विधानसभा है, तो वहां से राज्यसभा के लिए क्या होगा, सीट का चुनाव होगा। तो मतलब ये हो गया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन 21 में चर्चा है, आपको 4 में। तो इसको 1 को 4 के साथ याद करना है, 2 को 3 के साथ याद करना है, क्योंकि एक 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसी बोले क्या कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में क्या है, सीटों का बंटवारा की यहाँ पर चर्चा किया गया है। और 5 या 6 एक जैसा है, तो इसको एक जैसा याद करने का प्रयास करना है। अनुसूची 5 क्या बोलता है, देखिए बोलता है कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, और जो अनुसूचित जनजाति है, उनके बारे में चर्चा है। देखिए क्या हुआ, अनुसूचित क्षेत्र को आप शेड्यूल एरिया भी बोल सकते हैं। शेड्यूल एरिया वैसे एरिया होता है जहां पर क्या होता है, ट्राइबल पीपुल, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। देखिए हमारे समाज को क्या देखते हैं, एक है जनरल, एक क्या होता है ओबीसी होता है, एक होता है एससी, एक होता है आपको क्या एसटी होता है। एसटी को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। ये समाज के सबसे क्या है, पिछड़े वर्ग है। समाज के क्या है, आप सबसे पिछड़े वर्ग है। तो जहां जहां रहते हैं उनके प्रशासन के बारे में चर्चा है। समझिए क्या बोले, ये अनुसूचित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अनुसूचित जनजाति या ट्राइबल लोग रहते हैं। समझिए क्या, कोई क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो यह काम करता है कौन, राष्ट्रपति। कोई क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा कौन, राष्ट्रपति। हाँ, उस राज्य में जिस मतलब कोई राज्य में घोषित करना, तो वहां के राज्यपाल से थोड़ा सा सलाह ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा है। मतलब ट्राइबल बोल सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में क्या है, चर्चा है ना। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, एससी एसटी भी आप कई जगह में लिखे, एससी एसटी के बारे में चर्चा यहाँ पर है। लेकिन ज्यादातर अच्छा क्या होगा, याद कीजिएगा कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, आपको क्या है कि हमारे भारत में चलिएगा नॉर्थ ईस्ट में, कहा चलिएगा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम लिख देते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ के एसटी के बारे में,
यहाँ के शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन के बारे में अलग तरह का प्रावधान किया गया है और उसको रखा गया कहाँ आपको 6 में। मतलब 4 राज्य, कौन-कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी के प्रशासन के बारे में चर्चा कहाँ है आपको? अनुसूची 6 में है, अनुसूची 6 में है। प्लस यहीं पर क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इसी को बोलते हैं स्वायत्त जिला परिषद। जैसे कि हमारे यहाँ भी जिला परिषद बिहार में है, इसको उतना पावर नहीं है, लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इसके पास क्या होता है? कानून बनाने के पावर होता है, इसके पास क्या होता है? फाइनेंशियल पावर भी होता है। तो कई सारा क्या होता है? इसके पास पावर होता है। यही क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में चर्चा किस अनुसूची में है? 6 में। तो बोलिए क्या बोले? यहाँ 5 बोलते हैं एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, इसी को बोलेंगे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन के बारे में चर्चा है। लेकिन 4 राज्य को छोड़ देना, अगर 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करते हैं, तो वहां के जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए क्या है? अनुसूची 6 में विशेष प्रावधान किया गया है। तो आपको ये भी याद हो गया। अब क्या है? यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था, कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पर आगे पूछा गया होगा, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए पहले इसको देख लेते हैं तब आगे हैं। 7 की बात करते हैं हम। 7 क्या बोलता है? 7 में चर्चा है सूची के बारे में। 100 से 7, 100 से क्या है आपको? सूची के बारे में। मतलब क्या है कि सरकार जब कानून बनाती है, सरकार जब कानून बनाती है, कौन-सा विषय पर कौन कानून बनाएगी? जैसे क्या होता है? एक होता है आपको केंद्र सूची, क्या होता है? केंद्र सूची होता है। एक होता है आपको राज्य सूची, एक होता है आपको समवर्ती सूची, समवर्ती सूची होता है। अब देखिए, केंद्र सूची को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और समवर्ती को बोलते हैं कंकूरेंट, कंकूरेंट लिस्ट। और राज्य को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। इसमें जो शामिल नहीं रहेगा उसके लिए क्या है? एक अलग लिस्ट बनाया गया है, उसके लिए अलग बोलेंगे, उसको बोलते हैं अवशिष्ट विषय, उसको बोलते हैं अवशिष्ट विषय बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेसिडुअल सब्जेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा देर में चर्चा करेंगे, सुनिए क्या बोले। जो केंद्र सूची होता है उस पर समान परिस्थिति में केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे एग्जांपल के लिए डिफेंस की बात कर, जो महत्वपूर्ण मामला होगा सब कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा। डिफेंस हो गया, रेल हो गया, बैंकिंग हो गया, विदेशी संबंध हो गया, डाक सेवा हो गया, कार सेवा हो गया, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण मामला है। तो ये कहाँ होगा? यूनियन लिस्ट में हो जाएगा। इस पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बनाएगा। अब आते हैं राज्य सूची। इसमें जो विषय दिया रहेगा, जैसे पुलिस की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, है ना? ये सब क्या है? आपको राज्य सूची में होता है। तो इसमें जो लिस्ट दिया रहेगा इसको ऊपर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समान परिस्थिति में राज्य सरकार बनाएगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, लेकिन समान परिस्थिति में आपको राज्य सरकार बनाएगी। और जो इस लिस्ट में रहेगा इसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और आपको केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, इसमें क्या है? आपको शिक्षा है, शिक्षा यहाँ पर है। तो शिक्षा जब समवर्ती सूची में है तो शिक्षा के ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा के ऊपर कानून बना रहे है और उसी विषय पर केंद्र सरकार बना दिया, बिहार सरकार वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और केंद्र वाला लागू हो जाएगा। मतलब राज्य और केंद्र दोनों अगर सेम विषय पर, राज्य और केंद्र समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर कानून बनाता है तो वहां राज्य वाला खत्म हो जाएगा और केंद्र वाला क्या होगा? आपको लागू होगा। सुनिए दोस्त, जानते हैं ये आपको रट के याद करना पड़ता है कि कौन सा सूची, मतलब केंद्र सूची में क्या क्या है, राज्य सूची में क्या क्या है, समवर्ती सूची में क्या क्या है, ये आपको रट के याद करना पड़ेगा। आप जो भी पॉलिटी का बुक होता है सबसे पीछे में एक इंडेक्स दिया रहता है और वहां आप इसको देख सकते हैं। अब सुनिए क्या बताना है। अगर इस सूची में अगर कोई चीज शामिल नहीं है तो उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। जैसे इंटरनेट की बात करते हैं, जब संविधान बना था उसमें इंटरनेट थोड़ी था, तो इसमें शामिल नहीं है। तो मतलब ये हो गया अवशिष्ट विषय हो गया। और इसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे यहाँ किसके पास है? केंद्र सरकार। तो इसीलिए बोलते हैं कि अवशिष्ट शक्ति हमारे यहाँ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और यह कहाँ के मॉडल है? कनाडा के। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट विषय क्या होता है? राज्य के पास होता है, वहां केंद्र के पास नहीं होता है। तो हमने अमेरिका वाला मॉडल को नहीं अपनाया है, हमने कनाडा वाला मॉडल को अपनाया है। समझ में आ गया? अब एक और पॉइंट, कोई विषय अवशिष्ट विषय है या नहीं, यह निर्णय केंद्र सरकार नहीं करती है, यह निर्णय राज्य सरकार करती है। हालांकि जब निर्णय हो गया कि विषय अवशिष्ट विषय है तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? आपको केंद्र सरकार बनाएगा।
तो यहाँ पर बोल रहे थे कि 7वां में क्या है, आपको सूची के बारे में चर्चा है। जितना भी लिस्ट बता रहे हैं ना, ये आपको बता रहे हैं सूची सबसे बड़ा कौन है, आपको 7वां अनुसूची क्या है, सबसे बड़ा है। 8वां की बात करते हैं। 8वां अनुसूची में क्या है, आपको भाषा के बारे में क्या है, भाषा के बारे में चर्चा है। भारत में हजारों भाषा है, लेकिन उसमें से कुछ भाषा को संविधान में जगह दिया गया, संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो शुरुआती में कितना है, 14 भाषा को जगह दिया गया, बाद में और इसमें 8 को ऐड किया गया, तो कितना हो गया आपको 22। तो मतलब कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शुरुआत में कितना भाषा था, 14 गो, वर्तमान में कितना है, 22 गो है। अब कुछ और पॉइंट समझ लीजिए, देखिएगा 14वां के बाद पूछेगा 15वां भाषा को फिर किसको शामिल किया गया। तो यहाँ पर आता है, देखिए क्या 21, 71, 92। देखिए 21 से 71 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। इसमें क्या सिंधी भाषा को आपको 15वीं भाषा बनाया गया, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और यहाँ पर क्या है, आपको नमक, क्या बोले, नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। ध्यान रखना है कि नेपाली लगेगा कि विदेशी भाषा है, लेकिन इसको भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हालांकि अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ये ऑलरेडी सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बाबू क्या है, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन किया गया 2003 में। और यहाँ पर क्या है, बोर्ड मास को शामिल किया गया। इसमें भवेल ओ और ए को काट दीजिए, वो इसी फालतू है, चलिए राइमिंग बनाने के लिए लिया जाता है। बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोगो, एम से हो गया मैथिली, ए से हो गया आपको संथाली। तो ये क्या था, आपको 8 मतलब बोल सकते हैं कि 8 अनुसूची को एक साथ ऐसे करके आपको याद करना था। इसको दोबारा देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं, अब क्या है कि 9वीं अनुसूची, 9वीं की बात करते हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसको संविधान में बाद में डाला गया था। ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में 1 से 8 तक था। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब, 1951 में, 1951 में जोड़ा गया। 10वीं को जोड़ा गया 1985 को, और 11वीं 12वीं को एक साथ ही जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 93 में। कब जोड़ा गया, 1992 93 में जोड़ा गया। समझ में आ गया। अब देखना क्या है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संविधान में किया गया पहला नंबर के संशोधन, और 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संविधान में किया गया 52वां नंबर के संशोधन, और 11वीं अनुसूची डालने के लिए संविधान में किया गया 73वां नंबर संशोधन, और 12वीं अनुसूची के लिए किया गया संविधान में 74वां नंबर संशोधन। अब पूछे किसका संबंध किससे है। पहला अनुसूची क्या है, आपको भूमि सुधार, क्या आपको भूमि सुधार, भूमि सुधार बोलेंगे या बोलेंगे जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन से क्या है, आपको संबंधित है। जबकि 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसका संबंध क्या है, आपको दल बदल अधिनियम, जो पार्टी नहीं लोग बदल लेता है इन्होंने जाकर के, जीता है बीजेपी से चल गया कांग्रेस में, तो दल बदल क्या है, विरोधी अधिनियम है, इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। और 11वीं अनुसूची में क्या है, आपको पंचायती राज, क्या है, पंचायती राज के बारे में चर्चा है। और इसी पंचायती राज को हम बोलते हैं ग्रामीण स्वशासन, क्या बोलते हैं, ग्रामीण स्वशासन बोलते हैं, ग्रामीण स्वशासन बोलते हैं। और 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं शहरी स्वशासन, क्या बोलते हैं, शहरी स्वशासन कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब शहरी स्वशासन को इसमें आता है नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि। अब इसमें जानते हैं इसके लिए 18 को विषय दिया गया है, और पंचायती राज के लिए कितना विषय दिया गया है, तो पंचायती राज के लिए दिया गया आपको 29 विषय। कितना, 29 विषय पर पंचायती राज कानून बना सकती है। और शहरी स्वशासन पर कितना, शहरी स्वशासन के लिए कितना, 18 विषय दिया गया है। तो इसको दोस्त क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यही आपको याद करना था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में किस सूची में शपथ ग्रहण की चर्चा है, तो बोलिए। पहला में तो भारत के क्षेत्र के बारे में चर्चा, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। दूसरा क्या बोले, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता है। तीसरा क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, तीसरा शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य परिषद में राज्यों के परिषद में तो होता है, राज्यसभा में सीट का आवंटन के में है आपको चौथा, राज्यसभा में सीट का आवंटन के में है चौथा अनुसूची में इसकी चर्चा है। तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर।
फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? देखिए उस समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अलग उनका कल्चर रहन-सहन सब अलग है, ट्राइबल लोग को, तो उनके लिए क्या है कि आपको 2 अनुसूची है। एक तो क्या है 5वीं है, एक क्या आपको 6ठी है। 5वीं बाबू क्या है कि भारत के अधिकतर क्षेत्र को कवर कर लेता है, लेकिन 6ठा क्या है सिर्फ 4 राज्य को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को क्या करता है कवर करता है। तो यहाँ बोलता है कि विशिष्ट समूह के 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में तो अभी कुछ चर्चा किए नहीं। अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा हुआ है, ठीक है? आगे आते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की है। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में चर्चा हम क्या किए हैं? किए हैं। और यहाँ एससी के बारे में चर्चा किए हैं कि 5वीं जो अनुसूची है, ये क्या है एससी-एसटी के प्रशासन के बारे में चर्चा करता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन हमने क्या बोला था कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप याद कीजिएगा कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा करता है। कौन सी आपको 5वीं कौन करता है आपको? 5वीं अनुसूची करता है, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर क्या है लग सकता है कि ये भी आंसर होगा, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर की दिया गया है बीपीएससी द्वारा, तो कौन दिया गया? ए दिया गया है, तो हमको इसी के साथ क्या आपको चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको चलना चाहिए। अगला पूछा गया कि भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? देखिए एग्रीकल्चर होता है जमीन बनाना, ये भूमि सुधार क्या होता है? आपको आता है किस विषय के अंतर्गत? तो ये आता है आपको क्या आता है आपको? राज सूची के अंतर्गत। और एक और बड़ी क्वेश्चन पूछता है स्थानीय स्वशासन किसके अंतर्गत आता है? राज सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? हम बोले कि एक बार जानते हैं खुद से क्या कीजिएगा, एक बार जा करके लिस्ट देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत का बुक होगा या कोई भी बुक होगा, पीछे एक लिस्ट रहता है, मोटा-मोटी देख लीजिएगा, आइडिया आपको लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? सुनिए एक चीज बताबे नहीं किया, 7वीं जो अनुसूची था ना, 7वीं अनुसूची, उसमें क्या था? एक संघ सूची था, एक आपको क्या था? राज सूची था, और एक कौन था आपको? समवर्ती सूची था। तो जानते हैं क्या हुआ? संघ सूची में शुरू में कितना था? 97 विषय था। वर्तमान में कितना हो गया है? 100 गो। राज सूची में कितना था? आपको 66 विषय था, इसमें से 5 घटाया गया, कितना हो गया? 61 हो गया। और फिर क्या हुआ कि समवर्ती सूची में 47 विषय था। इसमें क्या है कि बाद में यहाँ से जो 6 गो जो 5 वो घटाया गया, उसी को यहाँ पर क्या किया गया? जोड़ा गया, तो कितना हो गया? 52 हो गया। हालाँकि ये घटते-बढ़ते रहता है, तो एग्ज़ाम के पहले एक बार अपडेट कर लेना चाहिए, लेकिन जनरली ये याद कर सकते हैं। जानते हैं क्या है? यहाँ पर समझिएगा। संविधान में 42वें नंबर का संशोधन किया गया था 1976 में। और राज सूची से 5 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया था। उसी में क्या था? एक था आपको वन, वन में रहने वाला जीव, तो इसको हम वन जीव बोल सकते हैं, वन जीव बोल सकते हैं। फिर क्या हो गया? नाप तौल, और फिर क्या हो गया कि आपको न्याय प्रशासन। वन, वन में रहने वाला जीव, वन बोलेंगे, जंगल बोलेंगे, जंगल में रहने वाला जीव बोलेंगे, नाप तौल बोलेंगे, न्याय प्रशासन, और एक और कुछ हमको ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो ये सब क्या है आपको वर्तमान में क्या है? अच्छा शिक्षा, कौन सी बाबू आपको? शिक्षा, शिक्षा। ये सब क्या है आपको वर्तमान में क्या है? आपको शामिल है किसमें? समवर्ती सूची में। बोलिएगा, जानवर के बात आया है, तो जानवर वन्य जीव नहीं आ जाएगा, तो जानवर के प्रति जो बोल सकते हैं क्रूरता होता है, उसको रोकथाम करना है। इस संविधान किस अनुसूची में हो जाएगा? तो किसमें हो जाएगा वर्तमान में? समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, ठीक है? आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, कृषि की बात करते हैं। ये क्या होता है आपको? राज्य सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में अभी कुछ दिन पहले बताया है कि शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में डाला गया है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको समवर्ती सूची में हो जाएगा। पुलिस की बात करते हैं। पुलिस क्या होता है? राज्य सूची। बिहार सरकार, जैसे बिहार पुलिस होता है, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस होता है। पुलिस कहाँ होता है? राज्य सरकार इसके लिए कानून बनाती है। रक्षा की बात करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करते हैं, और सैनिक बल की बात करते हैं। ये सब रक्षा में आता है। यह क्या होता है आपको? केंद्र सूची की विषय है। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर समवर्ती सूची में कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। अगला बोलता है कि सजाना है। तो अभी कुछ देर पहले बोले हैं कि संघ सूची में शुरुआत में कितना था? 97। कितना था? 97 था। और देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि संघ सूची की बात की है, तो शुरुआत में 97, फिर क्या हुआ? 100 हुआ।
हालांकि घटते बढ़ता रहता है, फिर घटा के 98 भी कर दिया गया था। हम 97 100 लेकर के चलते हैं। और उसके बाद राज की बात करते हैं, तो राज में कितना था शुरू में आपको 66, घट के कितना 61। अगर हम उसके बाद अगर बात करते हैं समवर्ती की, समवर्ती की बात करते हैं, तो समवर्ती सूची में आपको 47 विषय था, वर्तमान में कितना है 52 है। तो यहाँ ओरिजिनल दिया गया है, ओरिजिनल बताइए किस में कितना है, तो बताइएगा। संघ सूची में कितना हो जाएगा ए। तो आपको देखना है कि पहला नंबर में आपको ए मिल रहा है कि नहीं है। पहला नंबर में ए ई दोनों में है, ऐसे में नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, कट जाएगा। भाई राज सूची में आपको कितना था 66 था, 2 नंबर में कितना हो जाएगा सी। तो 2 नंबर में देखिए क्या इसमें आपको सी है, ठीक ना। और समवर्ती में शुरू में कितना था 47, तो हो जाएगा आपको आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर आपको हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे। अभी बताएं कि 10वीं अनुसूची को 1985 में शामिल किया गया था। आपको 52वां संविधान संशोधन के तहत इसका संबंध क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम, क्या हो गया, दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधान से, या दल बदल विरोधी अधिनियम बोलेंगे सिंपल भाषा में, है ना। चलिए ठीक हो जाएगा। और पंचायती राज क्या हो गया था आपको, पंचायती राज क्या था 11वीं अनुसूची था। भूमि सुधार क्या था आपको, भूमि सुधार क्या था, नौवीं, क्या था नौवीं, क्या था नौवीं अनुसूची था, बस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को 1992-93 में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पंचायती राज के बारे में क्या है चर्चा है, या ग्रामीण स्वशासन के बारे में क्या है चर्चा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा बोलता है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो सुनिए दोस्त क्या हुआ। 11वीं अनुसूची का संबंध क्या है, पंचायती राज, क्या हो गया पंचायती राज, पंचायती राज है। मतलब किसी को बोलेंगे ग्राम स्वशासन, ग्राम स्वशासन या ग्रामीण स्वशासन हो गया। तो जैसे मुखिया सरपंच मेरे का नाम सुने, वही सब क्या आता है पंचायती राज में आता है। अब समझना क्या है कि यहाँ पर दोस्त क्या है, टोटल आपको बोल सकते हैं इसके लिए क्या है 29 विषय दिया गया है, जबकि शहरी शासन जो हुआ है, नगर पालिका नगर निगम, उसके लिए क्या है 18 विषय आपको प्रदान किया गया है। बोलता है कौन 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो 29 विषय में बोलता है कौन शामिल नहीं है। तब समझना क्या, देखिए पुस्तकालय की बात करते हैं, इसके ऊपर पंचायती राज कानून बना सकता है, सही है, ये शामिल है। ईंधन और चारा, गांव में क्या ईंधन, गांव में भैंस चलेगा तो उसके लिए चारा की व्यवस्था, इसके ऊपर भी कानून बना सकता है। देखिए ग्रामीण खेल, ये लग सकता है कि गांव में खेल होगा तो गांव के खेल वाला के ऊपर कानून बना सकता है पंचायती राज, लेकिन यहाँ पर क्या यही बोली क्या आपको गलती है, ग्रामीण खेल के ऊपर पंचायती राज कानून नहीं बना सकती है। अभी लग सकता है कि तकनीकी प्रशिक्षण, जैसे होता है ना तकनीकी प्रशिक्षण, मतलब होता है आईटीआई वगैरह सब की बात करते हैं, मतलब टेक्निकल कोई एजुकेशन की बात करते हैं, उसके ऊपर कानून, हालांकि देखिए इतना बड़ा आईआईटी और आईआईटी की बात यहाँ पर नहीं शामिल होगा, लेकिन तकनीकी से मतलब क्या है कि कोई टेक्निकल क्या आपको एजुकेशन मिल रहा है, वो उसके ऊपर पंचायती राज कानून बना सकते कि नहीं बना सकती है, तो क्या लगेगा कि नहीं बना सकती है, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा, बना सकती है। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पर देखिए क्या है, एक लिस्ट है, समझा देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, देखिए दोस्त ये क्या है, आपको लिस्ट है, देखिएगा टोटल देखिए क्या है 29 विषय है, जिसके ऊपर क्या है पंचायती राज कानून बना सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया, एग्रीकल्चर से संबंधित चीज पर, कृषि से संबंधित चीज पर, फिर क्या है जमीन भूमि सुधार से संबंधित कोई कानून बना सकती है ना। गांव में कोई माइनर इरिगेशन फैसिलिटी है, सिंचाई साधन की व्यवस्था के बाद उसके ऊपर कानून बना सकता है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वगैरह के ऊपर कानून बना सकती है ना। फिर क्या है जो मछली पालन होता है उसके ऊपर कानून बना सकती है। सोशल फॉरेस्ट्री, जंगल उंगल लगाना उगाना है उसके ऊपर कानून बना सकती है। माइनर फॉरेस्ट पर, एक माइनर फॉरेस्ट जो होता है उसके ऊपर कानून बना सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर कानून बना सकती है। खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर कानून बना सकती है। रूरल हाउसिंग के ऊपर कानून बना सकती है। ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर कानून बना सकती है। फ्यूल एंड फोडर के ऊपर कानून बना सकती है, मतलब ईंधन और चारा, रोड के ऊपर है ना, ब्रिज बनाना है गांव में बना सकती है। गांव में जो इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव का विद्युतीकरण करना है उसके ऊपर बना सकती है। फिर क्या बोले, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो लंबा समय से प्राचीन समय से एनर्जी सोर्स यूज होते रहता है उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, तो उसके ऊपर कानून बना सकती है। गांव में गरीबी खत्म करने वाला कोई
प्रोग्राम लागू करना है, उसके ऊपर कानून बना सकती है। एजुकेशन की बात करते हैं, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, उसके ऊपर कानून बना सकती है। मतलब उसको देखभाल कर सकती है बस उसके चीज को। टेक्निकल ट्रेनिंग और देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग, ये लग सकता है कि इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, इसमें शामिल है, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी शामिल है। इसी को तकनीकी प्रशिक्षण बोलेंगे। एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ना होता है, ज्ञान गुहार सब पढ़े सब बढ़े, बूढ़ा आदमी की शिक्षा उच्छा देना है जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, तो उसके लिए कुछ कर सकती है। लाइब्रेरी पुस्तकालय के ऊपर कुछ कर सकती है। कल्चरल एक्टिविटी कुछ होता है, मेला उला गांव में लगता है, उसके ऊपर कुछ है, बना सकती है। मार्केट एंड फेयर के ऊपर, है ना, साफ सफाई, इस हेल्थ के ऊपर कानून बना सकती है। फैमिली वेलफेयर के ऊपर बना सकती है। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बना सकती है। सोशल वेलफेयर के ऊपर बना सकती है ना। वही हो गया। जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके ऊपर क्या है, कुछ बना सकती है। पब्लिक पीडीएस होता है, जो गांव में जो कोटा होता है ना, जिसके माध्यम से चावल दाल मिलता है, वो पीडीएस के ऊपर कुछ बना सकती है। मतलब कहने का मतलब ना, ये सब जो चीज है ना, इसके ऊपर क्या है कि आपको पंचायती राज का नजर रहता है, इससे संबंधित क्या है, कुछ प्रावधान कर सकती है। ठीक है, इसमें कहीं पर देखिए आपको ग्रामीण खेल कहीं पर है, विलेज गेम कहीं पर शामिल इसमें नहीं है। अब वही अगर हम बात करते हैं, कहाँ चल गया, देखिए यहाँ पर ये क्या है आपको, वो था 11 शेड्यूल, ये क्या है 12 शेड्यूल। मतलब बोल सकते हैं कि 12वीं अनुसूची में आपको ये शामिल है। 12वीं अनुसूची में क्या है, अर्बन प्लानिंग, शहरी शासन में क्या है, शहरी अ, अर्बन प्लानिंग करना है, उसके ऊपर बना सकती है। फिर क्या बोले कि शहर में क्या कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, उसके ऊपर कानून बना सकती है या देखभाल कर सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्या है, शहर के ऊपर चर्चा है, और क्या आपको गांव के ऊपर। एक बार देखिए दोस्त, खुद से इसको एक बार देखिएगा ना, देख ले रहिएगा ना, एग्जाम में बनना क्या हो जाएगा आपको, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और देखिए जाहिर सी बात, इतना कोई रट नहीं सकता है, बस देखते देखते क्या हो जाएगा, आपको याद हो सकता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या था कि 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, तो कहाँ ग्रामीण खेल शामिल इसमें नहीं है। तो ये क्या था आपका, एक टॉपिक क्या हो गया आपका, जो हमारा क्वेश्चन लिए थे वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। अब क्या है, देखिए हम क्या देखें कि अनुसूची से क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे देखिए क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। मतलब ये भी टॉपिक क्या है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। तो इसके बारे में समझेंगे। फिर क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता कहा जाता है, कि भारत क्या है, भारत में क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया था। देखिए जब प्रियम्बल को शामिल किया गया था ना, तो उसमें क्या है कि 3 शब्द को मूल रूप से शामिल नहीं किया गया था, और संविधान में संशोधन करके प्रियम्बल में डाला गया। तो वही बोलता है कौन शब्द मूल रूप से इसमें शामिल नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बोलता है समाजवादी शब्द कब शामिल किया गया, तो जो बता रहे हैं कि 3 शब्द था, वो तीनों शब्द कब शामिल किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो वही क्वेश्चन पूछता है, समाजवादी पूछेगा, अखंड पूछेगा, धर्मनिरपेक्ष पूछेगा, कब अखंडता पूछेगा, ये तीनों शब्द को बाद में जोड़ा गया था। तो कब शामिल किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आइए यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। वही क्वेश्चन क्या है, आपको पूछ रहा है बार बार अलग तरीका से। फिर यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। मतलब निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हमको पता चलता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित को सिलसिले, मतलब निम्नलिखित का कौन सा क्रम सही है, इसको समझाएंगे तभी समझ में आएगा। और देखिए यही क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन 3 बार पूछा गया। एक बार ये पूछा गया है कि पहले गणतंत्र आएगा कि जनवादी आएगा कि सार्वभौम आएगा, मतलब अरेंज करने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए क्या प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया, वही क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया है। फिर देखिए आगे वही क्वेश्चन को पूछा गया है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सजाइए कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन देख रहे हैं कि हु बहू क्या करा, वही आपको पूछ रहा है। तो इसको समझने के लिए दोस्त क्या है, यहाँ पर हम आते हैं, आइए। हाँ,
देखिए, इसको समझने के लिए कहा समझिएगा, जैसे हम ही कुछ देर पहले बताए थे कि जो आपका संविधान है वो क्या है? किताब है। संविधान क्या है? किताब है, क्या आपको डॉक्यूमेंट है। रुकिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा-सा ले लेते हैं, इसको समझाने में हमको आसान होगा। एक तरफ अंग्रेजी, हिंदी, एक तरफ अंग्रेजी। सब चीज़ों को ज़्यादा समझ पाइएगा बढ़िया से आप। देखिए, ये प्रिएम्बल जो है, इसमें जितना भी शब्द दिया गया है ना, सब का आपको अर्थ पता होना चाहिए। आजकल एकदम सिंपल अर्थ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्त, जैसे हम किताब को उलटते हैं ना, तो लिखा रहता है कि प्रमुख पुस्तक आपका 9वां क्लास के विज्ञान का है। तो इससे यह पता चल गया कि इसमें क्या है? 9वां क्लास का विज्ञान मिलेगा पढ़ने के लिए। वो क्या है? परिचय है। तो ऐसे क्या है कि जैसे ही हम अपना संविधान संविधान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। इसको जब पलटिएगा तो पहला पेज ई मिलता है। भारत का संविधान का ही प्रियम्बल, मतलब पहला जो पेज मिलता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाहे तो बोलिए प्रस्तावना बोलिए, और चाहे तो बोलिए प्रियम्बल बोलिए, और चाहे तो बोलिए उद्देशिका। उद्देश्य क्या बोलिए? क्या बोले? प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका इसको कहा जाता है। अब देखिए, ये जो है ना, इसमें हमारा भारत के संविधान जो है, उसका पूरा का पूरा क्या है? एकदम संक्षेपण दिया गया है, सार दिया गया है। अगर इसको हम पढ़ लेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि भारत के संविधान के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। इसीलिए इसको बोलते हैं भारतीय संविधान का भूमिका बोलते हैं, या भारतीय संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है? आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा भी प्रियम्बल को कहा जाता है। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर रहिएगा, ठीक है ना? मतलब संविधान की आत्मा इसको भी कहा जाता है, ठीक है ना? और एक क्या बोले कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, आगे चलिएगा। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहे हैं? तो अनुच्छेद 32 को। फिर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को। कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए। तो प्रस्तावना बनाया गया था, ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या है, शुरुआत में जो ये दिख रहे हैं, शुरुआत में पूरा जो जितना इसमें शब्द दिया गया है, ये शब्द बाबू नहीं था। इसमें कुछ शब्द क्या है? बाद में जोड़ा गया है। बाद में क्या जोड़ा गया है? यहाँ पर पहले समझिए, शुरुआत क्या होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर बोलता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, या आत्मर्पित करते हैं। मतलब पूछेगा कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो यही है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। और यह शुरू होता है हम भारत के लोग से। मतलब ये बोलता है कि इसको शक्ति कहाँ से मिलता है? तो शक्ति मिलता है भारत की जनता और भारत के लोग से। इसीलिए बोलता है कि भारत में क्या है? शक्ति का सोर्स कौन है? भारत के लोग। देखिए, हमारे यहाँ सबसे ऊंच स्थान पर कौन है? संविधान है। ये जो डॉक्यूमेंट है सबसे ऊंच स्थान पर है। भाई डॉक्यूमेंट को पावर कहाँ से मिलता है? भारत के लोग या भारत के जनता से मिलता है। बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी देखते हैं, संविधान में जो लिखा प्रावधान है उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो गया कि हमारे यहाँ सर्वोच्च, या बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या संविधान है? तो कौन है? संविधान है। अगला क्या है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? भारत के लोग से। देखिए क्या है, इसमें कहा गया है कि भारत क्या है? देखिए यहाँ पर बोले वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। यहाँ बोलता है सोवरेन। सोवरेन सोवरेन का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? यह बताता है भारतीय संविधान की प्रकृति, कि भारतीय संविधान में प्रकृति 5 तरह की चर्चा किया गया। देखिएगा, एक बोलता है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा बोलता है समाजवादी, तीसरा बोलता है पंथ निरपेक्ष, चौथा बोलता है लोकतंत्र, और पांचवा बोलता है गणराज्य बोलता है। प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है। भारत अपने बारे में हर एक तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसी को बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? सोवरेन बोलते हैं। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है?
कि हमारे यहाँ क्या सरकार ऐसी नीति अपनाएगी कि इसमें क्या हो, भारत में रहने वाले लोग को क्या हो, फायदा हो। क्योंकि भारत एक गरीब देश है, तो सरकार क्या करेगी कि समाज की भलाई के लिए रविवाद, रवि का विचार, गांधीवाद, गांधी के विचार, समाजवाद, समाज की भलाई का विचार। तो समाजवाद क्या बोलता है कि सरकार जो है समाज की भलाई के लिए कानून बनाएगी, तो इसको समाजवादी बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं क्या, सोशलिस्ट बोल सकते हैं। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखिएगा, हिंदी में धर्मनिरपेक्ष शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। पंथ निरपेक्ष शब्द की चर्चा किया गया और उसी को बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष को बोलते हैं आपको सेकुलर। इसका मतलब क्या होता है कि भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं होगा, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार सभी धर्मों को बढ़ाने का समान रूप से प्रयास करेगी। लेकिन यही वेस्टर्न कंट्री में देखिएगा तो क्या है कि सरकार और राज धार्मिक मामला, मतलब सरकार को जनता के धार्मिक मामला से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्या है, सरकार अलग काम करता है, धर्म क्या आपको अलग काम करता है। तो इसको बोलते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं, वो सब क्या है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। हम क्या बोलते हैं कि हमारा अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, भारत के नजर में क्या है, सब कोई समान है। आज जरूरत पड़ेगा तो हम आपको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, हज की यात्रा मुस्लिम में माना जाता है कि उनको जीवन में एक बार करना चाहिए। अब गरीब आदमी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई सऊदी अरब जाने पड़ेगा, गाड़ी भाड़ा कहाँ से आएगा। तो सरकार बोलती है कुछ पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ हम आपको सब्सिडी दे देंगे। तो सरकार मदद किया कि नहीं, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। ऐसे क्या बोले, कोई अमरनाथ यात्रा कर रहा है, अमरनाथ यात्रा कर रहा है, या हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा करना चाहिए, लोग के पास पैसा नहीं है, तो सरकार थोड़ा सा क्या करेगा, मदद कर देगा। तो मतलब ये हो गया कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्म को बढ़ाने का समान रूप से प्रयास करता है। इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, या इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष या सेकुलर बोलते हैं, या बोलते हैं सकारात्मक धर्म निरपेक्षता कहा जाता है, हमारे यहाँ इंडिया में है। अब आते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रात्मक व्यवस्था को बोलते हैं कोई चीज डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र ऐसा तंत्र जो लोग चलाए, जनता चलाए। राजतंत्र ऐसा तंत्र जो राजा चलाए। हमारे यहाँ देखिए, शुरुआत में सब जगह राजतंत्र था कि राजा ही क्या करेगा, अपना सिस्टम को चलाएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या, जनता अपना क्या करता है, प्रतिनिधि चुनता है। इसीलिए क्या है, एक बहुत ही बढ़िया कोट है, बोला गया है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। मतलब बोल सकते हैं कि आपको लोकतंत्र में प्रमुख भूमिका क्या है, लोग मतलब जनता। ऐसा देखिए, लोकतंत्र की अगर बात करें, लोकतंत्र ना, तो लोकतंत्र क्या है, लोक मतलब क्या होता है, जनता, तंत्र मतलब कौन चलाएगा। यह जो शब्द है ना, यह क्या है आपको, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और डेमोक्रेसी क्या है, एक आपको ग्रीक वर्ड, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये क्या वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसी से आया है ना। तो समझिए क्या बोले कि लोकतंत्र मतलब क्या होता है कि जनता अपना प्रतिनिधि क्या करेगा, चुनेगा, उसे बोलते हैं लोकतंत्र। जनता अगर डायरेक्ट चुनेगा तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जनता क्या करेगा, देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब होता है इस देश में कुछ भी निर्णय होगा तो जनता हर एक निर्णय में पार्टिसिपेट करेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत जैसा विशाल देश में ये संभव नहीं हो पाता है। छोटा छोटा देश है ना, जहाँ के लोग समझदार हैं, छोटा देश है, आसानी से वहां पर हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा देश है, अगर हर एक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना था तो जनता से वोटिंग करवाना होता, 3 4 5 साल लग जाता, क्योंकि सब जगह वोटिंग होता, बहुत समय लगता। हम चुना हुआ प्रतिनिधि को वहां भेजते हैं, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोले, तो लोकतंत्र क्या हो गया कि लोग अपना मतलब बोल सकते प्रतिनिधि चुनेंगे, या हो सकता है कि डायरेक्ट से पार्टिसिपेट करे शासन में। आ गया ये। गणराज मतलब क्या होता है, गणराज को हम बोल सकते हैं गणतंत्र। इसको क्या बोलते हैं आपको, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि देश का जब हेड चुना हुआ व्यक्ति होगा तो उसे क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। जैसे भारत में है, देश का हेड की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होता है, और यह व्यक्ति खानदानी नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति क्या है, आपको चुना हुआ व्यक्ति होता है, चुनाव उसका होता है, ठीक ना। तो इसे बोलते हैं क्या, कि यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जैसे हम एग्जाम बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, भारत, भारत की, और हम बात करते हैं इंग्लैंड की, और हम बात करते हैं इसके अलावा इंग्लैंड का, अमेरिका की। देखिए दोनों में अंतर क्या है, समझिएगा। भारत में क्या है ना, लोकतंत्र है, यहां भी लोकतंत्र है, इंग्लैंड में भी है। यहां भी क्या होता है,
लोग पार्टिसिपेट करता है वोटिंग में, यहाँ भी पार्टिसिपेट करता है लोकतंत्र। आप समझिएगा। अब क्या है ना कि भारत में जो हेड होता है, देश का जो मुखिया होता है, राष्ट्रपति, यह क्या होता है, चुना हुआ व्यक्ति होता है। लेकिन इंग्लैंड में जो देश का मुखिया होता है, चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वहाँ क्या होता है, रानी या राजा होता है। ये क्या होता है, आपको खानदानी चलता है, ठीक है? अमेरिका में भी क्या है, हमारे यहाँ वाला सिस्टम है, तो वहाँ भी राष्ट्रपति क्या होता है, चुनाव होता है, वही देश का हेड होता है। अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र है, प्लस क्या है, गणतंत्र है। हमारे यहाँ भी क्या हो गया, लोकतंत्र है और प्लस क्या हो गया, गणतंत्र। तो हम क्या है, लोकतांत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जबकि इंग्लैंड क्या है, लोकतंत्र और क्या है, राजतंत्र। क्या हो गया आपको, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन सब आता है, ये आपको समझ में आ गया ना? तो यह देखिए क्या है कि बताया क्या कि बताता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है, तो कैसा है, हम प्रभुत्व संपन्न है, हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है, हम जनता के भलाई के लिए कानून बनाते हैं, समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष, हमारे लिए सब धर्म क्या है, समान है। हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, जनता पार्टिसिपेट करेगा। हम कैसा है, गणराज्य है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 को हो गया ना। अब पूछता है सजाइए सही क्रम, तो बोले इसको याद करना पड़ेगा। हाँ दोस्त, इसको बाबू याद आपको करना पड़ेगा, है ना? याद करना पड़ेगा। तो कैसे इसको याद कर सकते हैं, हम एकदम बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। देखिए क्या कीजिए, भारत निरपेक्ष मतलब क्या है कि सरकार ना हिंदू की तरफ झुकेगी और ना तो मुस्लिम की तरफ झुकेगी, ये बीचे बीच रहेगी। समझिए कि बीच में क्या कीजिए, पंथ निरपेक्ष कर दिए। बीच में क्या कर दिए, पंथ निरपेक्ष। मतलब दो गो हेने रहेगा इसका और दो गो हेने रहेगा। अब शुरुआत करें कि भारत क्या है, सर्व संपन्न है। मतलब क्या है, सत्ता इसके पास, मतलब बोल सकते हैं कि भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। मतलब बोल सकते हैं कि क्या है, संपन्न है। भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि भारत प्रभुत्व संपन्न है। अब बगले में क्या करना है, समाजवादी। बगले में क्या करना है, स से क्या है, बोल सकते हैं कि सर्वसत्तावादी है भारत, और प्लस क्या है, समाजवादी है। अब बीच में क्या आ गया, पंथ निरपेक्ष। अब फिर क्या है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और प्लस क्या है, गणतंत्र है। तो लोकतंत्र है और प्लस क्या है, गणतंत्र है। तो लोकतंत्र को पहले रखेंगे, गणतंत्र को रखेंगे बाद में। अरे गणतंत्र को रखेंगे बाद में, तो याद हुआ, बोलिए पहले क्या आएगा, बीच में रखेंगे पंथ निरपेक्ष को, फिर रखेंगे प्रभुत्व संपन्न को, और फिर रखेंगे समाजवादी को। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आ गया, और यहाँ से हो गया लोकतंत्र, और फिर क्या हो गया, गणतंत्र। ये पांचों को याद करना है, पांचों को आपको याद करना ही पड़ेगा। आइए फिर बोलता है कि हमारे यहाँ क्या है, संविधान में 3 तरह के न्याय की चर्चा किया गया है। कैसा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। मतलब कैसा न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मतलब हमारे यहाँ कितना तरह के जस्टिस की चर्चा किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं भी आपको धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया। हमारे यहाँ 3 तरह के न्याय की चर्चा किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया। अगर मौलिक कर्तव्य लागू होगा तो सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित होगा। मौलिक सॉरी नीति निषेध तत्व अगर लागू होगा, सरकार लागू करती है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार सबको मिल गया है, तो उससे राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है। तो हमारे यहाँ 3 तरह की न्याय की चर्चा है, यहाँ पर धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है। तो क्या बोले, प्रकृति में कितना है बताइएगा, 5 तरह के प्रकृति की चर्चा है। फिर क्या बोले, न्याय कितना है, तो न्याय कितना है, 3 तरह के हैं। अब आते हैं क्या, स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता हमारे यहाँ कितना है। मतलब बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता कितने तरह के बोलता है। अभी क्या बोलता है, देखिएगा, बोलिएगा। पहले बोलता है विचार की स्वतंत्रता, यहाँ पाइए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, विश्वास का, धर्म का, उपासना का। 1 2 3 4 5, मतलब कि स्वतंत्रता कितने तरह का है, 5 प्रकार का। अपने विचार को आप व्यक्त कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई डांस करके अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना? कोई अपना इशारा करके, मतलब किसी तरह से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, कोई लिख करके। कुछ भी आप विश्वास कर सकते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, किसी तरह से उपासना कर सकते हैं। कोई ऐसे पूजा कर सकता है, कोई ऐसे-ऐसे करके पूजा कर सकता है, कोई ऐसे-ऐसे करके पूजा कर सकता है, कोई ऐसे करके पूजा कर सकता है। मतलब कि आपको क्या है, 5 तरह क्या है, आपको स्वतंत्रता दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, लेकिन आपको धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है। ध्यान रखिएगा, 5 तरह क्या हो गया, स्वतंत्रता हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछेगा बाबू, आगे चलिएगा। समता कितना तरह के है, बोलता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। मतलब सबको क्या है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और अवसर मिलेगा। ठीक है, यही दिया गया। और उसके बाद बोलता है कि एकता और अखंडता। एक अखंडता मतलब क्या होता है कि देश को कोई तोड़ ना सके। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय बंधुत्व बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर समझते क्या है, देखिएगा,
क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, आइए। प्रकृति समझ में आ गया, इसमें प्रकृति क्या है, 5 तरह की प्रकृति है। फिर क्या बोले, न्याय कितना, 3 तरह के न्याय है। स्वतंत्रता कितना तरह के है आपको, 5 तरह के है। समता कितना, 2 तरह के है ना। अब देखिएगा, इसमें जानते हैं दोस्त क्या है, जब प्रस्तावना बना था तो इसमें क्या ई वाला देखिए, ये जो पंथ निरपेक्ष हो गया, मतलब क्या, पंथ निरपेक्ष को क्या बोलेंगे, आपको सेकुलर बोलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। अगला क्या बोले, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या, समाजवादी, ये वाला का हो गया समाजवादी। यहाँ पर ये कौची, सोशलिस्ट। फिर यहाँ पर आइए क्या, आपको आइए खंडता, खंडता। और ये क्या हो गया आपको, अखंडता को यहाँ पर क्या बोलेंगे, कहने चल गया हो, कहीं होगा जस्टिस सोशल। हाँ, देखिए ये वाला इंटेग्रिटी। देखिए, ये जो 3 शब्द था ना, जब संविधान का प्रस्तावना बनकर, मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो ये शामिल नहीं था। मतलब प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब शामिल नहीं था। इसको संविधान में किया गया 42वें नंबर के संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। इसको क्या किया गया, डाला गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्या हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता मूल संविधान में आपको नहीं था। इसको कब डाला गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी। कौन पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है। हाँ, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक कितना बार किया गया है, मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अब सुनिएगा, शुरुआत में ऐसा माना गया था ना, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन वर्तमान क्या है, माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। हालांकि प्रस्तावना से किसी को कोई पावर नहीं मिलता है, लेकिन प्रस्तावना को संविधान के भाग माना गया है। और प्रस्तावना में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। एक केस था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में। एक केस में बोला गया है कि ये सब जो प्रस्तावना में जो शब्द लिखा गया है, इस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं संविधान का मूल ढांचा। ये मूल ढांचा को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब मूल, बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि मूल संविधान में नहीं था। ये केशवानंद भारती के 1973 से इसको लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको ड्राइव किया गया है। और इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करती है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या आपको नहीं होगा। इसमें जितना चीज लिखा गया है, इस संविधान का सब बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इसको बदल दीजिएगा तो संविधान का कोई मतलब नहीं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पिलर हम चेंज कर देंगे तो कोई इसका मतलब नहीं। हाँ, इसको बिल्डिंग को अच्छा करने के लिए खिड़की बढ़िया बना देंगे, कुछ बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्डिंग के पिलर हटा देंगे तो क्या है, बिल्डिंग धस जाएगा। ऐसी क्या, ये सब चीज हटना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अमेरिका देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। सबसे पहले कहा, अमेरिका में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अगला क्या बोलेगा कि हमने प्रस्तावना कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन, कि प्रस्तावना की हमने भाषा कहां से लिया है, तो प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से हमने नहीं लिया है, बल्कि प्रस्तावना का जो भाषा है ये हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है, भाषा लिखने का तरीका, वो कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, याद कीजिए, बताए थे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, मतलब लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। ये पारित हुआ था आपको 22 जनवरी 1947। यही क्या हो गया, बाद में क्या हो गया, ये प्रस्तावना का रूप ले लिया। तो मतलब कि पूछेगा कि प्रस्तावना किसका विस्तृत रूप लिया है, तो किसका, उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था उसका विस्तृत रूप है, या उस वही क्या बना, प्रस्तावना बाद में बना है। तो ये डेट भी याद लीजिएगा, रखिएगा, कब आपको प्रस्तावना, कब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, और कब पारित किया गया था, ये सब आपको याद करना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, क्वेश्चन पर दोस्त बन जाना चाहिए सब। हाँ। क्या लिखते हैं बाबू, जितना भी भाई बहन है बाबू बताइएगा, बोरिंग ना लग रहा है दोस्त।
बोरिंग लग रहा है तो बताइएगा, मन ना लग रहा है कि, क्योंकि इसमें तो मजा ना आएगा दोस्त, मजा तो आएगा कुछ और में। हम्म, आइए क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। आइए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता मतलब क्या है? जनता क्या है? सर्वोपरि है। बोलता है कि इसका प्रस्तावना मतलब भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है हम भारत के लोग शब्दों से। इसका मतलब यह है कि भारत के लोग ही क्या है? असली उनके पास क्या है? सत्ता है। वो मोदी जी को बैठा सकते हैं, या मोदी जी को हटाकर किसी और को भी बैठा सकते हैं। आइए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को बाद में शामिल किया गया। तो जहां जहां समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता उसको काट दीजिए, वो शामिल शुरू में नहीं था। आइए, स्वतंत्रता और समानता तो बाबू शामिल था मूल संविधान में। आइए, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, धर्मनिरपेक्ष आपको नहीं था। आइए, समाजवाद और समानता, समानता शामिल था, प्रजातंत्र शामिल था, समाजवाद भी शामिल आपको नहीं था। आइए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, बोलिए। देखिए इसमें क्या है, एगो है शामिल, एगो शामिल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों शामिल नहीं है। तो बोलता कौन शामिल नहीं था? तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, मतलब ऑप्शन होगा कि डी नंबर बनाइए, कि मूल संविधान में, अच्छा मूल संविधान का प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द का जिक्र नहीं था। इसको संविधान के 42वें नंबर के संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया है। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत आया है? तो बताइए, 42वां संविधान संशोधन के तहत ही आपको आया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, बताइए। 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या हो रहा है? आपको रिपीट हो रहा है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? प्रस्तावना ही तो बताता है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। हालांकि देखिए, मूल संविधान में सेकुलर शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में पंथ निरपेक्ष, लेकिन उसी को हम धर्मनिरपेक्ष ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो मतलब कि कहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रभाषित किया गया भारत को? तो कहां पर? आपको संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्रम लिखने के लिए क्या है? सबसे पहले क्या करना है? बीच में आपको धर्मनिरपेक्ष करना है। मतलब कि ना हम हिंदू के पक्ष लेंगे और ना मुस्लिम के पक्ष लेंगे। और यहां से क्या करेंगे? सर्व सत्ता संपन्न, सर्व सत्ता संपन्न, सर्व सत्ता संपन्न। अगला क्या? समाजवादी। अगला क्या बोले? समाजवादी। और यहाँ क्या हम करेंगे? आपको लोकतंत्र, लोकतंत्र। अब प्लस क्या हम? गणतंत्र। प्लस हम क्या है? आपको गणतंत्र है। हो गया। अब देखिए, जहां बना लीजिए, एकदम आसान से याद हो जाएगा। तो बोलिए कहाँ हो गया? बोलिएगा। गणतंत्र पहले नहीं आएगा, इस सार्वभौम सत्ता संपन्न आएगा, ठीक आएगा। समाजवादी आएगा, लेकिन जनवादी नहीं आएगा। समाजवादी के बाद क्या है? बीच में क्या है? तीसरा पर धर्मनिरपेक्ष है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। आगे आइए, सार्वभौम सत्ता संपन्न, ठीक है, लेकिन जनवादी दूसरा पर नहीं आएगा। दूसरा पर कौन आएगा? समाजवादी आएगा। ठीक ना? अच्छा, भुलाइएगा तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स से समाजवादी या स से सेकंड, और सेकंड मतलब क्या होता है? दूसरा पर आएगा समाजवादी। तो बोलिए, सार्वभौम सत्ता संपन्न, दूसरा पर समाजवादी, तीसरा पर धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, है ना? और चौथा पर जनवादी, या पांचवा पर हो जाएगा गणतंत्र हो जाएगा। वाह रे बहादुर, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया? बताइए बाबू। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये भी सही है। आगे ये एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये भी सही है। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो सबसे अच्छा तो यही ना हो जाएगा, सी नंबर ना। तो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। आइए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किया जाए विचार, और सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए कि पहले कौन आएगा।
पहले आएगा इसमें कौन? सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। तो ए आ जाएगा पहले, मतलब सबसे पहले क्या आएगा? सी। सबसे पहले सी। तो सबसे पहले सी इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए। आइए, अब क्या बोले कि सार्वभौम सत्ता संपन्न के बाद आपका आता है दूसरा पर समाजवादी। दूसरा पर क्या है? समाजवादी। तो देखिए समाजवादी आया, तो सी के बाद आएगा ए। तो सी के बाद देखिए ए इसमें है, तो इसमें तो नहीं, ई वाली तो आंसर नहीं होगा, तो बस बन गया पहला। क्या फिर क्या हो जाएगा? आपको समाजवादी हो जाएगा। तीसरा पर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, है ना। और चौथा पर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ही होता है प्रजातंत्र, और इसके बाद क्या आएगा? आपको गणतंत्र आ जाएगा। तो ये क्या था दोस्त आपका जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। वो क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। और आपका काम क्या है कि जो भी आपके पास नोट्स होगा, जो भी बुक पढ़ते होंगे, उसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। हम आपको देखिए क्या होता है ना कि आपको क्या है, टीचर से हेल्प लेना है, डिपेंडेंट नहीं बनना है किसी के ऊपर। हम क्या है, सहयोग कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी क्या है, कई सारा स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कि किसने बोला था संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को? सब पालकी वाला, एन पालकी वाला नाम था। तो ये सब का यहाँ स्टेटमेंट वाला क्या है, वो बुक में मिलेगा, आप ध्यान उसको दे करके याद कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है, हमको पता है कि देखिए क्या है, समय बहुत कम है, इसमें हमको मैक्सिमम चीज क्या करना है, समाप्त करने का प्रयास करना है। तो हम तो प्रयास करेंगे अब क्या है कि जो भी है दिसंबर 13 दिसंबर को सुने कि एग्जाम होने वाला है, तो उसके पहले हमको समाप्त करना पड़ेगा, तो उसी अनुसार हमको देख लेकर चलना पड़ेगा। आइए, भारतीय संविधान की विशेषता। आइए, भारत के संविधान की विशेषता क्या है? उसमें जितना सब देखेगा ना प्रस्तावना, वो सब क्या है, संविधान की विशेषता ही है। बाकी यहाँ पर देखते चलते हैं, इसको बताते चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? अभी कुछ देर पहले क्या बताए हैं कि भारत में क्या है, ना मोदी जी ना योगी जी, सबसे बड़ा कौन है? संविधान जी। और संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? जनता से। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्व सत्ता संपन्न कौन है, आपको बताइएगा? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को भी पावर किससे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय को पावर कहाँ से मिलता है? संविधान से, है ना। हालांकि संविधान का रक्षा करने का जिम्मेवारी दिया गया है न्यायालय को ही, कि संविधान में देखिए कोई छेड़छाड़ न कर दे, है ना। उसका जिम्मेवारी किसको दिया गया है? आपको, सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को पावर कहां से मिलता है? संविधान से मिलता है। तो संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। और इंग्लैंड में क्या है, वहां संविधान सर्वोच्च नहीं है, बल्कि वहां पर संसद सर्वोच्च है। वहां के इंग्लैंड के संसद के बारे में कहा जाता है, एक लड़का को लड़की या लड़की को लड़का छोड़ के कुछ बना सकता है। इंग्लैंड में क्या है, संसद सर्वोच्च है। हमारे यहाँ क्या है, संविधान सर्वोच्च है। हालांकि दोनों जगह क्या है, संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। लेकिन वहां पर क्या है आपका, अ, वहां पर क्या है, आपको संसद सर्वोच्च है, वो कुछ भी कानून बना सकती है। लेकिन हमारे क्या है कि संसद कुछ भी कानून तो बना सकती है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा अपना किताब लेके संविधान, कि संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार आप कानून बनाया है कि नहीं बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो हो जाएगा इनवैलिड। आइए, तो हमारे यहाँ क्या है, संविधान क्या आपको सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सही। अगला है, भारत में प्रजातंत्र किस बात पर आधारित है? जैसे क्या बोले कि प्रजातंत्र मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। लोग अपने अनुसार अपने सत्ता, लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसको सत्ता पर बैठाएं हम, और किसको सत्ता पर नहीं बैठाएं। सरकार, जनता चाहे तो मोदी जी के वहां से उखाड़ करके हरा सकता है, हरा देगा तो फिर सत्ता में नहीं रहेंगे। राहुल गांधी को बैठा सकता है, बिहार में नीतीश कुमार को भाव हटा करके किसी और को बैठा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार चुनने का और न चुनने, मतलब सरकार चुन, मतलब बोल सकते हैं जनता क्या है, यह डिसाइड कर सकती है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में आपको नहीं रहेगा। तो यही क्या है, आपको बोल सकते हैं कि भारत में प्रजातंत्र का मतलब है। भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, ये भी बात सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। जनता सरकार चुन सकता है, और उससे संतुष्ट नहीं रहा तो उसको बदल सकता है। तो असली प्रजातंत्र का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, है ना। बाकी सब सही है कि यहाँ पर राज के नीति तत्व भी शामिल है, लेकिन इससे इसका व्याख्या आपको नहीं हो रहा है। विधि का नियम कल ही बताए थे। विधि का नियम या कानून का नियम का मतलब क्या होता है, कानून का अधिराज मतलब क्या होता है, कि सबके लिए एक तरह का कानून और सबके लिए एक तरह का न्याय तंत्र है। अगर हम चोरी करते हैं
कोई गरीब चोरी करता है या कोई हमसे अमीर चोरी करता है, कोई और जात का है, कोई और धर्म का है, कोई भी चोरी करता है या कोई भी मर्डर करता है, तो जो मर्डर का सजा ए आदमी को मिलेगा, वही सजा किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। कानून की नजर में क्या है? सबको ही समान है और सबके लिए क्या है? समान तरह क्या है? न्याय व्यवस्था है। यही हो जाएगा क्या? सभी के लिए एक ही तरह का कानून है और सभी के लिए एक ही तरह के आपको न्याय तंत्र है। इसको क्या बोलते हैं? विधि का नियम और कानून का अधिराज कहा जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में इसके बात की चर्चा किया गया कि विधि के समक्ष सबको क्या है? आपको समान है। और क्या विधि का समझ समता या समानता वो क्या लिया गया है आपको इंग्लैंड के संविधान से। एक होता है विधियों का समान संरक्षण, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करते हैं। जैसे क्या है, हम मालिक आदमी है, तो हमारे अंदर कुछ खराब गुण भी होगा और कुछ अच्छा गुण भी होगा। तो मतलब कि हमारे यहाँ खराब गुण, अच्छा गुण। खराब गुण क्या? हम सिगरेट पी रहे हैं, तो खराब गुण हो गया। तो लेकिन हमारे अंदर क्या खराब गुण है? सिगरेट पीते हैं, घर जाके गाली देते हैं। अच्छा गुण क्या हो गया? कि हम लड़किन को पढ़ाते हैं, है ना? लड़किन को मोटिवेट करते हैं, अच्छा गुण हो गया। तो इसी भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत के जो संविधान है ना, इस संविधान में क्या है? आपको 2 तरह के गुण देखा जाता है। एक क्या है आपको? संघीय गुण। क्या बोले आपको? संघीय गुण है। एक गुण क्या होता है आपको? एकात्मक। क्या होता है? एकात्मक। देखिए, जहां भी संघीय का मतलब आएगा ना, हालांकि देखिए भारत के संविधान में कहीं भी संघीय, ये जो है फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सिर्फ अमेरिका के संविधान में किया गया है। हमारे संविधान में क्या है? चर्चा किया गया यूनियन। क्या चर्चा किया? यूनियन। भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। और भारत के लिए 2 नाम इंडिया और भारत का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए संघीय का मतलब क्या होता है? जब कई लोग मिलके बोलता है कि हम साथे रहेंगे और सबके बीच शक्ति का बंटवारा हो जाता है कि किसका किसका क्या आपको रहेगा। जैसे नहीं होता कि छात्र संघ, आजाद नवयुवक संघ बना लेते हैं सरस्वती पूजा करने के लिए। उसमें कोषाध्यक्ष बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ सचिव बन गया अपने से, टुन्नू भैया चुन्नू भैया। तो ये क्या हो गया आपको? संघीय गुण। तो संघीय गुण में क्या हम देखते हैं कि एक साथ मिलकर रहेगा, लेकिन यहां पर क्या रहेगा? आपको शक्ति का बंटवारा। क्या रहेगा? शक्ति का बंटवारा रहेगा। और शक्ति को ऐसा बांटा जाएगा कि कोई एगो सौंसे पैसे लेकर भाग ना जाए, या सौंसे कोई क्या करे उसमें बोल सकते ग्रुप में, मतलब शोषण करने वाला ना बन जाए। तो ये क्या है? संघीय गुण। एकात्मक गुण मतलब क्या होता है कि लगेगा कि पावर एक जगह आ रहा है, हम नींबू लिए या जिलेबी लिए, मिठाई लिए और सबके बीच बांट रहे हैं, तो ये क्या हो गया? संघीय गुण। और सबसे मिठाई छीन लिए, ये क्या हो गया? एकात्मक गुण हो गया। तो समझिए क्या ये आपको पूछता है, याद रखना है। इस संघीय गुण में क्या हो गया? एक तो क्या कि शक्ति क्या होगा? बटेगा। तो मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, 2 स्तर पर मूल रूप से भारतीय संविधान में 2 स्तर पर सरकार की चर्चा है, केंद्र और राज्य। अब देखिए जो भी केंद्र में सत्ता में रहती है सरकार, जो भी पार्टी, वो राज्य सरकार को क्या चाहती है कि वहां पर हड़प ले, मतलब राज्य सरकार में जो भी विपक्षी पार्टी है ना, उसको हटा करके खुद वहां पर शासन करने लगे। ऐसा प्रत्येक सरकार चाहती है। कांग्रेस भी यही चाहती थी और बीजेपी भी यही करती है, सबको यही करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अगर शक्ति का बंटवारा किया गया है, लेकिन अगर क्या है, शक्ति का बंटवारा किया गया है और स्पष्ट तौर पर लिखा नहीं गया है, तो जाहिर-सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा? केंद्र सरकार राज्य शक्ति हड़पने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया? हमारे यहाँ लिख दिया गया है। तो लिखित संविधान, लिखित संविधान। एक किसका विशेषता हो गया? संघीय उनका हो गया। और लिखित संविधान के अलावा क्या हो गया कि हमारे यहाँ क्या संविधान कठोर है। अगर क्या है, केंद्र सरकार चाहे भी तो आसानी से संशोधन नहीं कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी बोला जा रहा है कि पूरे देश में क्या होगा, एक साथ क्या होगा, केंद्र का, राज्य का, स्थानीय निकाय का चुनाव होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है जिसको संशोधन करने के लिए राज्य का क्या लेना पड़ेगा? सहमति लेना पड़ेगा। और राज्य सहमति नहीं देगा तो केंद्र संशोधित नहीं कर सकती है। समझ में रहा ना? तो मतलब क्या हो गया कि कठोर संविधान। लेकिन यही अगर लचीला संविधान रहेगा तो आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा संविधान कुछ मामला में कठोर है और कुछ मामला क्या है? लचीला है। तो जहां पर कठोर संविधान है, इस संघीय विशेषता है। और जहां पर क्या बोले कि लचीला संविधान है, लचीला संविधान है, वहां पर क्या हो गया? आपको एकात्मक विशेषता, आसानी से संशोधन कर लिया जाएगा और पूरा पावर हड़प लिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। जहां पर देखिए कि शक्ति एक जगह जा रहा है, एकात्मक विशेषता। और जहां पर शक्ति बढ़ता हुआ दिखाई देगा या बंटने को मजबूती करता हुआ दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा? आपको संघीय गुण हो जाएगा। तो क्या बोले, एक तो क्या शक्ति का बंटवारा, लिखित संविधान हो गया। कठोर क्या हो गया? आपको संविधान हो गया। इसके अलावा क्या है कि संविधान क्या है? सर्वोच्च है। ये नहीं कहेंगे मोदी जी आएंगे और कल से बोल दें कि नहीं
जितना राज है सबके सरकार खत्म, अब मोदी जी सब पर राज करेंगे। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान क्या है, सर्वोच्च है। मोदी जी को भी पावर कहाँ से मिला हुआ है? संविधान से ही मिला हुआ है। और संविधान के अनुरूप अगर काम नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो मतलब संविधान जो सर्वोच्च है, ये क्या हो गया? संघीय गुण। लेकिन हमारे एक एक संविधान है, वही संविधान से देश का भी शासन चल रहा है, वही संविधान से राज का भी चल रहा है। तो एकल संविधान रहेगा, एकल संविधान। एक ऐसा हो गया आपको एकात्मक विशेषता हो गया। कैसा हो गया? एकात्मक। लेकिन संविधान सर्वोच्च है, एक ऐसा हो गया संघीय गुण। हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर मान लेते हैं कि मोदी जी अब इतना पगला गए कि नहीं बोल रहे कि नहीं हम कुछ नहीं जानेंगे, संविधान संविधान कुछ नहीं जानते हैं, हम कह दिए से कह दिए, मोदी है तो मुमकिन है कुछ कर देंगे, तो वहां पर कौन आ जाएगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका सरकार के पिट्ठू नहीं है, वो स्वतंत्र तरीके से क्या करेगा? संविधान के प्रावधान के अनुसार देखेगा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार आप काम कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे हैं संविधान के प्रावधान के अनुसार, तो आपको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो सब स्वतंत्र न्यायपालिका एक ऐसा हो गया संघीय गुण हो गया। ठीक ना? जैसे नहीं होता कि राज और केंद्र कुछ लड़ाई चल रहा है, अब केंद्र का पिट्ठू बन के न्यायपालिका काम करेगा, तो राज को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका किसका है? संघीय गुण है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? एकल न्यायपालिका है। क्या बोले? एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका मतलब क्या है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे क्या है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। ये जो ई व्यवस्था दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे मजबूत कौन है? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार वाला न्यायपालिका जो बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सबसे मजबूत है। तो ये जो एकल न्यायपालिका है, एक क्या हो गया? आपको एकात्मक विशेषता हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो गया? मतलब ये क्या हो गया? शक्ति का बंटवारा, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान सर्वोच्च, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब संघीय गुण है। एकात्मक गुण की बात करते हैं तो लचीला संविधान, एकल संविधान, एकल न्यायपालिका। हमारे यहाँ क्या जानते हैं? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। आपको सिर्फ देश का नागरिकता मिलता है, राज्य का नहीं। तो ये भी क्या हो गया? आपको एकात्मक विशेषता हो गया। इसके अलावा क्या होता है? हमारे यहाँ होता है अखिल भारतीय सेवा। क्या होता है? अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में आता है आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, आईएफएस। आईएफएस का फुल फॉर्म दो होता है। एक आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, ये विदेश में जाता है, तो उसको इंडिया से कोई लेना देना है नहीं है। और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस क्या होता है? अखिल भारतीय सेवा में आता है। तो होता क्या है? तो केंद्र सरकार यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, आईएएस का चुनाव करती है, बिहार में उसको भेज दिया, झारखंड में भेज दिया, तमिलनाडु में भेज दिया। तो देखा जाए तो क्या है कि राज के मामला में हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसको बोले कि राज के मामला में हस्तक्षेप करके पावर अपने पास लेने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एकात्मक विशेषता हो गया। इसके अलावा क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति, क्या बोले? राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। तो केंद्र देखा जाए तो राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये सब क्या हो गया? एकात्मक विशेषता हो गया। तो इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। आइए तो बताइए भारत का संविधान कैसा? अच्छा देखिए, भारत के संविधान में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ संघीय गुण और कुछ एकात्मक गुण। मतलब क्या हो गया कि भारतीय संविधान ना तो आपको संघीय है और ना तो क्या है? एकात्मक है। तो इसको हम बोल देते हैं क्या कि भारत का संविधान क्या? अर्ध संघीय है, अर्ध संघीय है। और अर्ध संघीय को बोलते हैं क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। इस शब्द का इस्तेमाल किया है आपको केसी, क्या है? केसी वेयर। केसी वेयर एक विद्वान है। भारत के संविधान का को किसने अर्ध संघीय कहा है? तो कौन कहा है? आपको केसी वेयर कहा है। लेकिन फिर भी देखिएगा भारत में क्या है? भारत के संविधान के लिए, भारत के संविधान में इस्तेमाल किया गया भारत के लिए कि भारत राज्यों का संघ है। संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है, राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एक ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बाकी समझ में आ गया बाबू? यहाँ पाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा बताइएगा? संघीय है, एकात्मक है? नहीं। अब देखिए प्रकृति में देखने से क्या लगता है कि संघीय है, लेकिन जानते हैं क्या? भावना में एकात्मक है। क्योंकि कई मामले में क्या है आपको दिखाई देगा कि क्या है, केंद्र सरकार हमारे यहाँ क्या है? ज्यादा मजबूत है। केंद्र सरकार क्या है? ज्यादा मजबूत है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या राज्य से ज्यादा पावर किसको है? केंद्र को है। तो मतलब कि भारत का संविधान देखने से तो लगता है कि संघीय है, पावर बांटा गया है, लेकिन मैक्सिमम चीजों में क्या है कि आपको केंद्र सरकार क्या है? ज्यादा मजबूत है। तो इसलिए बोलते हैं कि भावना में क्या है? आपको एकात्मक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान कैसा है? प्रकृति में संघीय दिखता है,
लेकिन भावना में कैसा आपको एकात्मक है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा विषय सही है? देखिए क्या होता है, शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो शासन प्रणाली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, क्या बोलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं। एक बोलते हैं अध्यक्षीय, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। देखिए संसदीय शासन प्रणाली को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। इसको बोलते हैं अध्यक्षीय को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। देखिए सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था, इंग्लैंड से। इंग्लैंड का संसद था वेस्टमिंस्टर में, वेस्टमिंस्टर में, वेस्टमिंस्टर में। तो इसीलिए को संसदीय शासन प्रणाली की जननी बोलते हैं इंग्लैंड को, और संसदीय शासन प्रणाली को बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है, भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया है। देखिए क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली में, कि क्या होता है कि देखिए देश में दो हेड होता है, देश में क्या बोले आपको, दो हेड होता है। एक होता है नाम मात्र का, एक होता है वास्तविक हेड। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, नाम मात्र क्या होता है आपका, राष्ट्रपति होता है। कोई भी काम होगा राष्ट्रपति के नाम से। जैसे हमारे घर में कैसे होता है, कार्ड आता है दादा के नाम से, लेकिन असली डिसीजन कौन लेते हैं, पापा लेते हैं। ऐसे क्या हुआ कि नाम मात्र का राष्ट्रपति, वास्तविक कौन हो गया आपको, प्रधान मंत्री आपका वास्तविक होता है। यही इंग्लैंड में क्या होता है कि वहां क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है वास्तविक, और वहां का महारानी होता है कुछ आपको नाम मात्र का। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वही क्या है, वहां पे इंग्लैंड में क्या है आपको महारानी है। तो दोनों का तुलना किया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति इंग्लैंड के महारानी का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी का क्या बनता है, सरकार। जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उससे क्या बनेगा, आपको सरकार बनेगा। और सरकार को चलाने के लिए क्या होता है आपका, देखिए एक होता है विधायिका, क्या होता है आपको, यहाँ पाते हैं, आइए विधायिका, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेजिस्लेचर। कार्यपालिका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और एक हो गया आपको न्यायपालिका, इसको बोलते हैं जुडिशियरी। अब देखिए सरकार का स्वरूप, चाहे आपको संसदीय हो और चाहे क्या हो, अध्यक्षीय हो, चाहे संसदीय हो चाहे अध्यक्षीय हो, न्यायपालिका हमेशा क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। चाहे अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो, चाहे क्या बोले संसदीय शासन प्रणाली हो, न्यायपालिका हमेशा क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। लेकिन अब आते हैं क्या, देखिए विधायिका का काम है विधि बनाना, न्याय कार्यपालिका को उसको लागू करना, और न्यायपालिका अगर कोई विधि को तोड़ता है तो उसको दंडित करना। बिहार में शराबबंदी हुआ तो कौन कानून बनाएगा, बिहार के विधायिका। लागू कौन करेगा, आपका पुलिस प्रशासन लागू करेगा, लेकिन उसका हेड कौन होगा, मंत्री होगा। तो हम आ रहे हैं क्या है, तो जो विधायिका के मेंबर जो होते हैं ना, जो हमारे यहाँ विधायिका के मेंबर होते हैं, वो वही क्या होते हैं, कार्यपालिका में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देश में बात करते हैं, मोदी जी क्या है, बनारस से क्या है, विधायिका में गए हैं, मतलब कि सांसद हैं। तो सांसद तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है कि वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो मतलब कि जो विधायिका में होता है वही क्या होता है, कार्यपालिका में। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कार्यपालिका क्या करेगा, जो विधायिका नियम बनाएगा उसी के अनुसार ही कार्यपालिका काम करता है। मतलब बिहार में अगर शराबबंदी है तो शराब कोई पिएगा तो उसको पकड़ेगा, लेकिन बिहार में शराबबंदी नहीं है तो उसको नहीं पकड़ेगा, जाहिर सी बात है। कार्यपालिका क्या करेगा, विधायिका के प्रति क्या होता है, अपने कार्यों के लिए जिम्मेवार होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका आपस में क्या करता है, सहयोग करता है। लेकिन क्या है, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है वहां क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका क्या होता है, दोनों अलग अलग काम करता है। विधि बनाने वाला बॉडी वहां पर अलग है, और क्या है, विधि को लागू करने वाला वहां बॉडी अलग है। और दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, कोई संबंध आपको नहीं, कोई बोल सकते हैं संबंध नहीं है। दोनों क्या होता है, स्वतंत्र होकर के कार्य करता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, आपको निर्भर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोले, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है वहां देश का हेड नाम मात्र का और वास्तविक दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका का क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का नाम मात्र का भी हेड है और वास्तविक हेड भी वही है। भाई यहाँ पर बोलिए, बोलता है कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, बताइएगा। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऐसा तो कुछ हम बोले नहीं है।
विधायिका कोई भी काम करेगा उस संसद के प्रति हो सकता है जिम्मेवार, ये न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह आपको नहीं है। आइए, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका के प्रति जिम्मेवार है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या आपको गलती है। अगला क्या है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता है, संसदीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि परस्पर सहयोग करके क्या करता, काम करता है। ये भी गलती हो गया। आइए, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, ऐसा तो हम बताए नहीं इसमें, तो ये भी क्या हो गया, गलती हो गया। तो मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है। देखिए समझिएगा, केंद्रीय शासन प्रणाली क्या है, एक समझिएगा, मतलब कि केंद्र सरकार ही क्या कर रहा है, सब निर्णय केंद्र से निर्णय लिया जा रहा है और उसको सब जगह लागू किया जा रहा है। देखिए हम भारत की बात करते हैं, अगर भारत में क्या करते हैं कि केंद्र में 5 लोग मिल करके सब निर्णय लेते हैं, निर्णय लेना रहेगा तो जल्दी निर्णय लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। अगर सिर्फ केंद्रीय शासन प्रणाली रहेगा तो देश के लिए कुछ नियम लेना है, तुरंत लिया जा सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि निर्णय क्या होगा, तुरंत लिया जा सकता है। समझ में गया। तो यहाँ पर ये क्या, त्वरित निर्णय लिया जा सकता है आपको केंद्रीय शासन प्रणाली में। मतलब कौन सही नहीं है, तो सही नहीं दिया गया है, तो आंसर होगा नहीं। आगे चलिएगा, लचीलापन, लचीलापन मतलब होता है तुरंत कुछ संशोधन किया जा सकता है, और वही 5 लोग मिले कुछ निर्णय लेना, कुछ ले लेंगे निर्णय, तो लचीलापन इसमें देखने को मिलता है। ठीक ना, तो ये अब आपको लचीलापन भी इसका विशेषता है, तो ये भी आंसर आपको नहीं हो जाएगा, ये भी आंसर आपको नहीं होगा। आइए, बड़े देश के लिए आदर्श, देखिए केंद्रीय शासन प्रणाली समान तौर पर हो सकता है कि छोटा मोटा कोई एरिया है, छोटा मोटा देश है, वहां पर हो सकता है कि सफल हो जाए, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में सफल हो भी सकता है और सफल न भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, एक कानून बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा कि शिक्षा को लेकर के आना है, कहाँ, पूरे भारत में 85% लेकर के आना है। बिहार के लिए तो सही है, केरला में ऑलरेडी क्या 90% से ऊपर शिक्षा जा चुका है, तो क्या केरला के लिए सही होगा, नहीं। भारत जैसे विशाल देश के लिए ये सही हो भी सकता है और सही न भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो मतलब ये बड़े देश के लिए आदर्श होगा, इस कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट, मतलब यही बोली क्या है, आपको गलती दिया गया है, हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। कौन सही नहीं है, यही सही हमको नहीं लग रहा है, और बाकी तो सही होगा कि अगर केंद्रीय शासन प्रणाली है, केंद्र निर्णय ले रहा है, तो एक तरह के निर्णय लेकर पूरे देश में वो एक ही तरह का नियम लगा देगा, तो मतलब क्या होगा, कानून की एकरूपता भी आपको केंद्रीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो कुछ त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता केंद्रीय शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि बड़े देशों के लिए आदर्श होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ये सही आपको नहीं कहा जा सकता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आइए, अमेरिका में जानते हैं क्या है, आपको संघीय प्रणाली है, वहां पर क्या है, फेडरल प्रणाली है अमेरिका में, बिल्कुल सही है। वहां पर क्या, देखिए समझिएगा, जैसे हमारे यहाँ क्या ना, ये भारत है, ये क्या आपको भारत है, यहाँ पर क्या हमारे यहाँ 28 राज्य है, अमेरिका में कितना है, आपको 50 राज्य है। अमेरिका में सिस्टम क्या है, ये ऐसे राज्य बनाया गया है, ऐसे ऐसे करके समझिए। अमेरिका चाहेगा कि राज्य कोई है, ये राज्य का सीमा को चेंज कर दे, तो केंद्र सीमा चेंज नहीं कर सकता है, और राज्य चाहे कि हम केंद्र से निकल जाए, वो भी नहीं कर सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ राज्य को भी बांटा नहीं जा सकता है और केंद्र को भी बांटा नहीं जा सकता है अमेरिका में। तो अमेरिका को बोलते हैं अविभाजित, क्या बोलते हैं, अविभाजित, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब अमेरिका ऐसा देश है जहां पर ना तो राज्यों का विभाजन किया जा सकता है, राज्य का ना बाउंड्री चेंज किया जा सकता है, और ना ही केंद्र को अब चेंज किया जा सकता है। जबकि भारत की बात करते हैं, हम क्या देखें कि जम्मू कश्मीर पहले ऐसे था, काट के उसको ऐसे कर दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि राज्य का विभाजन किया जा सकता है, तो हम क्या है, विभाजित राज्यों का, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब ये हो कि हमारे देश में सिस्टम क्या है कि राज्य का विभाजन किया जा सकता है, राज्य के बाउंड्री केंद्र सरकार चेंज कर सकती है, लेकिन कोई राज्य ही नहीं बोल सकता है कि हम भारत में नहीं रहेंगे, जम्मू कश्मीर भारत से अलग
नहीं हो सकता है। इसका मतलब ही हो गया कि भारत क्या है, विभाजित राज्य, राज्य विभाजित किया जा सकता है लेकिन संघ को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो विभाजित राज्यों का विभाजित संघ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, हमारे यहाँ क्या है कि बोला गया कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। लेकिन अमेरिका में क्या है, एकदम बात बोला गया है कि ये क्या है, आपको फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना, समझिएगा कि राज को भी क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर आपके पास होता है, राज के पास क्या होता है, काफी ज्यादा पावर होता है। तो यहाँ पाइए, कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार संघीय प्रणाली है, बिल्कुल क्या आपको सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आइए, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, आपको विशेषता दोनों है, प्रणाली दोनों नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हम बोले राज्यों का संघ है, हमारे यहाँ क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भले इसमें क्या है, दोनों गुण पाया जाता है, देखने से ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसके अपेक्षा इस सेंटेंस क्या है, ज्यादा आपको सही है, क्योंकि पूरा एकदम क्लियर बात है। भाई पूरा क्लियर बात आपको नहीं है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है ना। आइए बाबू, ये भी क्या है आपको सही, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है। आइए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां के जनता द्वारा होता है, नहीं बाबू। जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता थोड़ी ना करता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सांसद का चुनाव होता है, उसमें से फिर एक नेता चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो सेम चीज पाकिस्तान में है ना। देखिए, इसमें क्या है कि दोनों आपको सेम लग रहा है, संघीय प्रणाली, लेकिन ज्यादा आंसर सही क्या होगा आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, सरकार का संघीय प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको सही। आइए बाबू, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली, स्प्लिट सिस्टम, स्प्लिट सिस्टम, इसी को बोल सकते हैं डिवीजन सिस्टम, किससे संबंधित है? देखिए, जानते हैं क्या है, हमारे यहाँ क्या है, विभाजन प्रणाली मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो योजना क्या बोलते हैं, जो योजना बनाने वाला बॉडी है, योजना बनाने वाला निकाय, ये क्या आपको अलग है, और लागू करने वाला क्या आपको अलग है, लागू करने वाला अलग है। इसी को बोला गया स्प्लिट सिस्टम। मतलब बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर अलग है, अब पॉलिसी को लागू करने वाले क्या अलग है। इस सिस्टम को बोला गया है विभाजन प्रणाली कहा गया है। तो आइए बाबू, लेखा परीक्षण, लेखा केंद्र राज, नीति और कार्यान्वयन, मतलब पॉलिसी बनाएगा अलग और लागू करेगा अलग, तो इसी को बोलते हैं विभाजन प्रणाली कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके साथ ही क्या हो गया, आपका एक और चैप्टर क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया। कौन सा चैप्टर था बाबू? हाँ, भारतीय संविधान में क्या था आपको, विशेषता था, समाप्त हो गया। अब क्या आते हैं, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। जैसा कि दोस्त क्या है, यहाँ पर आइएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, एक क्या भारत है, तो वर्तमान में क्या भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन शुरू से क्या भारत ऐसा ही था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश था? तो इसका जवाब है नहीं। भारत जब आजाद हो रहा था, तो ये है आपको पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और ये क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये भी भारत था, ये भी भारत था। 1947 में क्या हुआ, ये दोनों बोल दिया कि हम अलगे रहेंगे, तो ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान, आई बन गया आपको पश्चिम साइड में है, तो पश्चिम पाकिस्तान आपको बन गया। समझ में आ गया? फिर 1971 में ये लड़ गया इससे, अब बोला कि हम थोड़ा जो नहीं रहेंगे, ये अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। भारत के सहयोग से क्या हुआ, ये आपको बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था, ठीक ना, 1971 में आजाद हुआ था। आगे चलिएगा, और बांग्लादेश बहुत चर्चा में है, तो इसके बारे में बढ़िया से जान लीजिएगा। सुनिए क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो क्या हुआ कि यहाँ कई सारा क्या देसी रियासत था। माने भारत में क्या है, नहीं होता है कि अलग अलग टोला है, सबका वो राजा है, तो इसी क्या अलग अलग टोला था, सबका एक राजा था, इसको देसी रियासत कहा गया। ये भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं था, फुसलाया गया, बहलाया गया, डराया गया, धमकाया गया, सब काम किया गया, है ना। स्टिक और कैरेट की नीति अपनाया गया, गाजर और बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, छड़ी की नीति अपनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। यहाँ पर शामिल किया गया सबको, और उसके बाद इसको बांटा गया, ए, बी और सी ग्रुप में बांट दिया गया। लेकिन अब क्या है कि यहाँ से ये आंध्र प्रदेश का इलाका है, जो ये इलाका दिखाई दे रहा है, अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना बन गया। तो ये इलाका से क्या हो गया, ये पहले पूरा था हैदराबाद देसी रियासत, यहाँ से मांग उठने लगा ये इलाका से
कि भाषा के आधार पर हम तेलुगु बोलते हैं तो हमारे लिए अलग राज्य होना चाहिए। इनके बाद जाहिर सी बात है कई सारा आयोग बनाया गया, इनकी भाई बात को रिजेक्ट कर दिया गया। उसी में क्या था, आपको बनाया गया एस के धर आयोग बनाया गया, 1948 में बनाया गया। एस के धर आयोग का नाम क्या था कि भारत में इतना सारा राज्य है और इतना सारा भाषा है, तो अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने लेंगे, भारत क्या होगा, टुकड़ा में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा, क्योंकि हजारों भाषा हजारों राज्य बन जाएगा। भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य बनेगा। ये इसके आधार आयोग बोल दिए, ठीक है। अगला क्या है, भाषा मतलब अगला क्या है, मतलब राज्य बोल सकते हैं पुनर्गठन करने के लिए अलग अलग आयोग बनाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा इसके धारा आयोग। एक क्या है, जे भी पी कमेटी की बात किया, तो जे भी पी कमेटी मतलब होता है, जे से जवाहरलाल नेहरू, अब भी से हो गया आपको वल्लभ भाई पटेल हो गया, और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। ये भी आपको 1948 में बनाया गया। ये भी सेम बात को दोहरा दिया गया कि भाषा के आधार पर आज आपको नहीं बनेगा। तब क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में गांधी के विचार से प्रभावित एक नेता था श्री रामल्लू पोटिश्री, या रामल्लू करके नाम था। वो अनशन पर चले गए। अब अनशन पर चले गए और उनका मृत्यु हो गया। लगातार 50 से भी अधिक दिन तक अनशन पर रह गए तो मृत्यु हो गया। अब जानते हैं कि जब मृत्यु हो जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, जानते हैं ना, जिंदा बकरी का दाम 500, अमरल के 1000 मांगता है लोग। एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लोग क्या हुआ कि मतलब बोल सकते हैं उग्र हो गया। मजबूरी में, घटना है कब, 1953 का। मजबूरी में क्या किया गया कि 1953 में जल्दी से क्या किया गया, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया कि जल्दी से गठन करो तो भाई वहां आग लगा देगा सब। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश आपको बन गया। क्लियर है। फिर आगे कहानी बढ़ा, जब यहाँ भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो गया, पूरे भारत में और क्षेत्रों से क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्य के गठन का डिमांड क्या हुआ, जोर से पकड़ना शुरू हो गया। तब एक और आयोग बनाया गया, उसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ये कब बनाया गया, 1953 में ही बना दिया गया। ये अपना फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक के एम पानेकर थे, एक कुंजरू जी थे। ये 3 सदस्य। आप फजल अली क्या थे, अध्यक्ष थे। फजल अली आयोग कहा गया, इसी को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। ये अपना रिपोर्ट दिया। ये रिपोर्ट में क्या है, भाषा के आधार पर राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाषा के आधार पर राज्य बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला कि अगर समझे कि यहाँ पर ज्यादातर तेलुगु लोग बोलते हैं तो राज्य बना दीजिए तेलुगु के नाम पर, लेकिन अगर यहाँ पर मान लेते कोई और भाषा बोलता होगा और 10-5 आदमी और रहता होगा, 20 आदमी नहीं रहता होगा, ये हो बोले कि हमरो राज्य अलग बना दीजिए, तो उससे नहीं बनेगा। मैक्सिमम जो लोग भाषा बोलते होंगे उस आधार पर राज्य का गठन तो किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा एक राज्य नहीं बनाया जा सकता है। मतलब क्या पूछेगा, फजल अली आयोग भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार किया कि नहीं किया, तो किया। लेकिन एक भाषा एक राज्य स्वीकार किया नहीं किया, बोला कि जो मैक्सिमम लोग बोलेंगे उसके आधार पर गठन किया जा सकता है। ठीक है। जब भी किया गया तो संविधान में कोई बदलाव अब करना पड़ेगा, तो संविधान में किया गया 7वें नंबर का संशोधन। अब वर्ष था 1956। और यहाँ जो संविधान में जो पहले बंटवारा था ए बी सी ग्रुप, खास करके बी ग्रुप की बात करते हैं, इस सब बंटवारा को समाप्त कर दिया गया। भारत बनाया गया आपको 14 गो राज्य और 6 क्या बनाया गया, आपको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर या फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया, एक तो क्या है कि आपको जो संविधान का जो 7वां भाग था उसको समाप्त कर दिया गया, जिसमें राज्य का बंटवारा ए बी सी वगैरह ग्रुप में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 7वां भाग को किमा संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, 7वें संविधान संशोधन से समाप्त किया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे 14 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर यहाँ पर क्या है कि देखिए पंजाब, ये पूरा क्या था, बॉम्बे था, यहाँ पर भी लड़ाई हो गया, गुजराती फिर मराठी बांट दिया गया। फिर यहाँ पर क्या है कि पंजाब हरियाणा में लड़ाई हो गया, फिर इधर बांट दिया गया। ऐसे करते करते बोल सकते हैं फिर फाइनली क्या हो गया कि राज्य की संख्या बढ़ते गया। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ समझिएगा, ये जो सिक्किम है, ये सिक्किम पहले क्या था, भारत का राज्य, भारत का पार्ट नहीं था। लेकिन सिक्किम की जनता क्या क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, बोला कि हम भारत के साथ मिलेंगे। यहाँ के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बोला कि भारत में मिलेंगे। ये बोला जाता है कि इंदिरा गांधी बड़ी प्रयास से क्या हुआ, देखिए 1962 में जानते हैं हमारे ऊपर चीन आक्रमण कर दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर था। तो इंदिरा गांधी को लगा कि ये एरिया हमारे पास होना चाहिए। तो कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा था उसके विरुद्ध में क्या किया, जनता को विद्रोह करवाने में, है ना, इंदिरा गांधी क्या था, हाथ था, जो भी कहानी है। ये क्या हुआ कि यहाँ के लोग बोला कि हम भारत के साथ रहेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसको भारत में क्या
अ, शामिल किया गया। और इसके लिए क्या किया गया? पहले किया गया 35वां नंबर के संशोधन 1974 में। 35वां नंबर के संशोधन 1974 में किया गया। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इसको बनाया गया एक एसोसिएट राज्य बनाया गया। और फिर बाद में क्या किया, अगला साल 36वें संविधान संशोधन किया गया 1975 में। इसको क्या है कि मतलब भारत में पूर्ण राज्य के रूप में क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। और यह भारत का बना 22वां राज्य। क्या बना भारत का? आपको 22वां राज्य बन गया। कोई दिक्कत नहीं। तो सिक्किम भारत में शामिल कब हुआ? यहाँ पर सबसे पहले क्या बोले? 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत आपको एसोसिएट राज्य बना। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य के रूप में, 22वां राज्य के रूप में शामिल हो गया। फिर ऐसी हुआ आगे। फिर समझना क्या, यहाँ पर गोवा, यहाँ पर आते हैं गोवा। कहाँ चले गए? यहाँ पर गोवा। समझिएगा, गोवा पर क्या है कि पुर्तगाली कब्जा कर लिया था। अभी भारत से क्या है, आपको एक मिनट रुकिएगा। हाँ, जाने का नाम नहीं ले रहा था। 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों का क्या खदेड़ दिया। अब इसको जानते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। लेकिन बाद में संविधान में किया गया 56वें नंबर के संशोधन। इसको क्या बोला? 25वां राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया, एक पूर्ण राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में। अब बच गया क्या 25 के बाद? अब देखिए क्या, 26, 27 और 28, ये राज्य तीनों क्या है, एक ही साथ बनाया गया है। इसका ट्रिक क्या है? छौ झा, छौ झा। छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, और झ से झारखंड। देखिए यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश से क्या है, पहले छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। अब फिर क्या है कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर उत्तराखंड को अलग किया गया। अब बिहार से झारखंड को अलग किया गया। देखिए जो जो यहाँ आपका छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, मतलब छत्तीसगढ़ के वहां आपको 26वां राज्य बनेगा। और उत्तराखंड 27वां राज्य। आज झारखंड के वहां आपको 28वां राज्य बनेगा। और ये बनेगा 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को। ये बनेगा 9 नवंबर को। आई बनेगा 15 नवंबर को। ये घटना कब है? 2000 का। 2000 में 3 राज्य बना। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बना झारखंड बना। कोई दिक्कत नहीं। और ये 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। और बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाते हैं। और भारत सरकार ने 15 नवंबर को निर्णय लिया है कि हम मनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस क्या करेंगे? मनाएंगे। ये भी कहानी हो गया। तो हमारे यहाँ 28 राज्य क्या हो गया? हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आंध्र प्रदेश को हम बताए थे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। पहले आंध्र प्रदेश ऐसे था, ऐसे। लेकिन अब यहाँ वाला लोग अलग लड़ना शुरू कर दिया कि हम अलगे होंगे। तो फिर क्या हुआ कि आपको जून महीना, 2 जून 1900 2 जून 2014 को इसको बना दिया गया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का 29वां राज्य बना दिया गया। तो टोटल भारत में 29 राज्य हो गया। लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो राज्य था, 2019 में क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने राज्य की दर्जा समाप्त कर दिया। और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया? बांट दिया। बांटने के बाद क्या हो गया? ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इधर बन गया जम्मू कश्मीर, इधर बन गया आपको लद्दाख बन गया। भारत क्या हो गया? आपको 28 राज्य और क्या हो गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब देखिए, ये तो हम आपको राज्य के बारे में बता दिए। अब आइए क्या, थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर आइए, ये वाला देखिए। देखिए, देखिए दोस्तों, ये जो आपको, ये देखिए, एक क्या हो गया आपको? जम्मू कश्मीर एक राज्य हो गया, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक क्या हो गया आपको? लद्दाख हो गया। दुगु हो गया। एक क्या हो गया आपको? चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी कहाँ? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी आपको है। यहाँ पर क्या हो गया आपको? दिल्ली हो गया। यहाँ पर चंडीगढ़ हो गया। तो क्या हो गया? दो दो चार को हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या था, दादर और नगर हवेली, यहाँ था आपको दमन दीप। तो दादर नगर हवेली और दमन दीप दोनों अलग अलग था पहले केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन दोनों को मिला करके बना दिया गया दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीप बना दिया गया। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया? लक्षद्वीप। क्या हो गया आपको? लक्षद्वीप हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया आपको? कहाँ चला गया? यहाँ पर क्या हो गया आपको? पुदुचेरी हो गया। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो बोलिएगा, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो। ये हमारा क्या हो गया? 8 गो हो गया आपको केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चलिए, तो इसको याद कीजिएगा दोस्त। अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन हमारा बन जाना चाहिए। देखिए दोस्त,
आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बोलता है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, ऐसे भाषा के आधार पर जानते हैं भारत में बोल सकते हैं कि राज्य का जो पुनर्गठन किया गया 1953 में किया गया। क्वेश्चन पूछे भाषा के आधार पर पहली बार राज्य कब बना? 1953 में बना, आंध्र प्रदेश बना। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपको राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये को तो खाली भाषा द्वारा बना दिया गया है, लेकिन पूरे राज्यों के व्यवस्थित दोबारा आप बोल सकते हैं पुनर्गठन करने के लिए संविधान में 7वां संविधान शोधन किया गया था। ये 1956 में किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 1956 होगा, 1953 आपको नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन कब किया गया, खाली इसे क्वेश्चन पूछेगा, तब 1953 में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि राज्य का पुनर्गठन जो भाषा के आधार पर कब किया गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1956 हो जाएगा। अगला, सिक्किम भारत का एक राज्य बना। बताइए, सिक्किम भारत का एक राज्य बना। देखिए, ऐसा तो होना चाहिए क्या? 36वां संविधान संशोधन 1975 का तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 36वां ये नहीं है। अब क्या है कि आपको जाना पड़ेगा 35वां, और 35वां संविधान संशोधन 1974 में आपको किया गया था। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि सिक्किम को एक एसोसिएट राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? पूर्ण राज्य के बाद 36वां संविधान संशोधन बाबू, और कब? 1975 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सेम क्वेश्चन क्या आपको रिपीट हो रहा है, तो मतलब क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1975 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? 99 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब बोल सकते हैं कि झारखंड बनने के पहले झारखंड को वनांचल के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहा था, जैसे आजकल बोलता है ना। देखिए समझिएगा, ये क्या है? बिहार है। समझिएगा, ये क्या आपको है? बिहार है। ये मान लीजिए क्या है आपको? बिहार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आइए, खराब बन गया बिहार, लेकिन मान लो यार कि बिहार है, ठीक है ना? ये सुनिएगा। तो अब चाहते हैं क्या कि यहाँ के लोग बोलता है कि हमको बिहार को अलग कर दो, बिहार से अलग कर दो। और केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो कुछ देर पहले बताया कि देखिए, भारत के राज्यों का नाम चेंज करना है, या उसका बाउंड्री को अल्टर करना है, या राज्य को समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, या केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ देना है, या केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे देना है। जैसे जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, 1-2 साल के बाद हो सकता है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दे दिया जाए। यह सब काम आपको केंद्रीय सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है। इसके लिए कोई संविधान में अलग से संशोधन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपल तरीका से क्या कर सकती है? कर सकती है, ऐसा संसद कर सकती है। तो मतलब कि बिहार से काट के जो झारखंड बना पाना संभव है? संभव है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। बिहार से काट के वनांचल बना पाना संभव है? संभव है। बिहार से मिथिलांचल बनाया जा सकता है? संभव है। कर सकती है, संसद कर सकती है। राज्य नहीं कर सकती है, संसद कर सकती है, केंद्रीय सरकार कर सकती है। बताइए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बना पाना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं बाबू, राज्य विधानसभा ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा केंद्रीय सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके नहीं भाई, गलत बात। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके नहीं, 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 नहीं। इस संविधान में ही प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के बाउंड्री को चेंज कर सकती है। संविधान में ही प्रावधान है, इसके लिए संविधान का जो उपबंध है उसको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला भी क्या हो गया? आपको गलती हो गया, ठीक ना? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए, दिल्ली क्या है? दिल्ली है दिल वालों का। दिल्ली क्या है? आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश है ना, जैसे हम बात करते हैं क्या, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, और पुदुचेरी की बात करते हैं। पुदुचेरी की बात करते हैं। ये तीनों जगह क्या है? आपको विधानसभा भी है, विधान सभा। देखिए क्या होता है ना, एक होता है राज्य, एक होता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश। इसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, एक स्टेट बोलते हैं। स्टेट का क्या होता है? एक अलग सरकार होता है, संविधान द्वारा ही स्टेट का एक अलग क्या होता है? सरकार की व्यवस्था होता है। और मैक्सिमम मामलों में केंद्र सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ केंद्र ही क्या करेगा? शासन करेगा, है ना? मतलब बोल सकते हैं केंद्रीय शासन का, केंद्रीय सरकार का ही क्या चलता है? यहाँ पर शासन चलता है, वही डिसाइड करती है।
दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। हालांकि दिल्ली में जम्मू कश्मीर में, पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा है। तो ये तीनों जगह से राज्यसभा में क्या होगा, सदस्य चुन के जाएगा। अब बाकी पांचों जगह से राज्यसभा में सदस्य चुन के नहीं जाएगा। तो दिल्ली क्या है बताइएगा, दिल्ली क्या है, एक आपको राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये हो जाएगा आपको, सही हो जाएगा। छह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक दो पॉइंट क्या है आपको नहीं बताया गया है, जो हम बता रहे थे कि आपको, ये ऐसा करेंगे, इसको पंचायती राज वाला क्वेश्चन लेंगे ना, तब उसमें शामिल कर लेंगे। एक बाबू क्या है, ये याद कर लीजिएगा, एक होता है पेशा एक्ट, एक होता है पूरा एक्ट, पूरा एक्ट, ठीक ना। और एक होता है जन जातीय सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद। ये जब आपको पंचायती राज बताएंगे ना, तो वहां पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, तो आज का सेवा हमारा क्या था, यहीं तक था बाबू, बताइए। इससे लग रहा है कि लाभ हो रहा है दोस्त। चलिए दोस्त, बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन। ये क्वेश्चन जो इसका है, और इसका जो आपका ये पीडीएफ रहेगा, ये पीडीएफ भी हम क्या करेंगे, डाल देंगे, एक बार जूम करके पढ़ लीजिएगा। अब बाकी क्वेश्चन का पीडीएफ पहले ही आपका वीडियो के नीचे रहता है। और इसका जो बताया ना, इसको भी हम क्या करेंगे, आपको डाल देंगे, लेकिन इसको जूम करके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, लाभ हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नवदीप, राज चौरसिया, अफजल अली। चलिए, तो आज हम सेशन को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना रिवीजन वगैरह करते रहिए, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद।